हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज हम लोग करने वाले हैं जनवरी के मंथ में जो भी करंट अफेयर न्यूज़ में रहे थे उनकी हम लोग कंपाइलेशंस करेंगे, ताकि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आए जनवरी वाले मंथ से तो आप उसको टैकल कर सकें। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपना पहला टॉपिक है 4 इंडिजिनस मार्शल आर्ट फॉर्म्स इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जो ये पूरी हेडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता होना चाहिए। एक तो खेलो इंडिया गेम्स बेसिकली क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री इनको लॉन्च करती है, और ऐसी कौन सी 4 मार्शल आर्ट्स हैं जो इंडिजिनस हैं, मतलब इंडिया में ही इनका जन्म हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो वो 4 कौन सी हैं, खेलो यूथ इंडिया गेम्स कौन से हैं, ये हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो न्यूज़ में था कि 4 इंडिजिनस मार्शल आर्ट फॉर्म इंक्लूड की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं आपकी? कलारी पट्टू ऑफ केरला, माला कंब ऑफ सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश वाले साइड में, गतका ऑफ पंजाब एंड थांगता ऑफ मणिपुर। ये 4 आपको याद रखनी है कि भाई ये 4 जो मार्शल आर्ट्स हैं ये बेसिकली इंक्लूड किया गया है इनको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है, याद रहेगी कलारी पट्टू ऑफ केरला, गतका ऑफ पंजाब, थांगता ऑफ मणिपुर एंड आपका मालाकंब ऑफ सेंट्रल इंडिया, एमपी और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में इसको काफ़ी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अगर आपने बागी मूवी देखी हो तो बागी मूवी में जो अपना हीरो है टाइगर श्रॉफ, वो कलारी पट्टू केरला वाली साइड जाता है उसको सीखने के लिए। ठीक है, तो उससे हल्का सा रिलेट कर लेना, याद करने में आसानी रहेगी। तो ये 4 बेसिकली आपकी हैं मार्शल आर्ट जिनको इंक्लूड किया गया है। और अगर हम देखें तो खेलो यूथ इंडिया गेम्स क्या थे, ये लॉन्च किए गए थे 2018 में। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत होता क्या है कि भाई जो सरकार है ना, वो जो भी इसमें परफॉर्म अच्छा करेगा उसको 8 साल के लिए हर महीने 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देगी, ताकि वो आगे आने वाले ओलंपिक या फिर कोई अच्छे से जो टूर्नामेंट्स होते हैं उन्हें पार्टिसिपेट कर सके। मतलब जो भी स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है ट्रेनिंग को, उसके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम साबित होती है। ठीक है, तो आपने बेसिकली ध्यान रखना है कि भाई क्या ये गेम्स हैं, क्या इनमें होता है, और अल्टीमेटली कौन सी ऐसी 4 मार्शल आर्ट्स है जिनको इंक्लूड किया गया है। आपको नाम से क्लियर होगा मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ में ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है आपका प्रवासी भारतीय दिवस, PBD। प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहले ही हर साल मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद इसको हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन ही जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आए थे इन 1914। ठीक है, तो उस साल में जब वो आए थे तो इस डेट को वो आए थे, तो उन्हीं के नाम से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसकी सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या होती है कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे सिटीजन्स कहीं और किसी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे वो NRIs हैं या फिर वहाँ की सिटीजनशिप उन लोगों ने ले ली है बट उनका ओरिजिन जो है वो इंडिया ही था, तो ऐसे लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी वो कैसा है, मतलब उनका हम बेसिकली धन्यवाद करते हैं कि भाई आपने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बाहर कहीं जाके। हम उनकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं अंडर दिस प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी को ये मनाया जाता है टू मार्क द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वही जो बाहर कंट्रीज़ में लोग रहते हैं इंडिया वाले, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया की डेवलपमेंट में, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपकी इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ही क्यों ना हो, सभी डेवलपमेंट की हम लोग बेसिकली धन्यवाद करते हैं। कंट्रीब्यूशन आपने अच्छा दिया है तो थैंक यू सो मच, ये हम उनको थोड़ा सा अच्छा फील करवाते हैं। तो आपने डेट ध्यान रखनी है और इसका जो है ध्यान रखना कि भाई क्यों मनाया जाता है और कौन सी मिनिस्ट्री मनाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ध्यान रखना, बाहर की कंट्रीज़ के लोगों की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन और कंडक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग द प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में एक बार ऑन द 9 जनवरी। ठीक है, रहेगा याद ये। चलो, जो थीम है, थीम इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो था वो 16th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। इसकी थीम है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत। देखो ये जो स्कीम है ना आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लग जाएगा कि भाई जो थीम है वो बेसिकली इसके अराउंड ही घूम रही है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि इंडिया जो है अपने आप से खुद को ग्रो करे, किसी और कंट्री से सिर्फ हेल्प ले, उनकी एक्सपीरियंसेस से लर्न करे, लेकिन जो प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो दिमाग है वो इंडिया का हो।
तभी वो किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा इंडिया। चाहे कोविड आ जाए, चाहे फिर कोई और डिजीज़ आ जाए जिससे इंपोर्ट रुक सकता है दो कंट्रीज़ के बीच में, और अगर चाइना से अगर हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, मान लो कि जैसे अभी जो है हम लोग चाइना से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, खास करके मेडिसिन्स। तो जब कोरोना लॉकडाउन लगा तो काफ़ी इंपोर्ट रुक गया चाइना से इंडिया की तरफ आने वाला, तो इंडिया में काफ़ी दवाइयों की कमी हम लोगों ने फील करी। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए इंडिया हर सेक्टर में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे वो मोबाइल इक्विपमेंट्स बनाने की कंपनी हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल की कंपनी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी हो। तो सभी में इंडिया क्या चाह रहा है कि भाई द सेल्फ रिलायंस शुड बी प्रमोटेड। तो आपने ध्यान रखना है इसकी जो थीम है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी आत्मनिर्भर भारत, और खास करके आत्मनिर्भर भारत में जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खास करके हम उसकी बात करते हैं इसकी थीम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है नेताजीज बर्थ एनिवर्सरी टू बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। आपने ध्यान रखना है पहली बार 23 जनवरी को इंडिया में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, बिकॉज दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो आपने 23 जनवरी ध्यान रखना है। और ये कौन मनाएगा? यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये बेसिकली फैसला है, और जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होंगे रिगार्डिंग दिस पराक्रम दिवस, वो भी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ही होगी। तो आपने 23 जनवरी ध्यान रखना है। और 2021 में ही क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि 2021 में ये 125th एनिवर्सरी होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तभी इनको एक थैंक यू करने के लिए, इनकी कंट्रीब्यूशन को महसूस करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने पराक्रम दिवस की अनाउंसमेंट करी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये मनाया कब जाता है, क्या इसकी थीम है और बेसिकली बैकग्राउंड क्या है? ये मनाया जाता है ऑन द 24 ऑफ जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2015 में 24 जनवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, उसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, इसीलिए 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और ये इसलिए मनाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि भाई अगर पूरे इंडिया में सेक्स रेशो कम होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स आर लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी कॉज करता है फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोगों ने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाने की बात करी है, क्योंकि इसी दिन ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया था फ्रॉम द पानीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, और अगर आप हमने ये देख लिया, अब अगर हम देखें कि एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार ने 2021 का जो जनवरी मंथ था उसको क्या डिक्लेयर किया था? मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द जनवरी 2021 एज द मंथ ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो उसका आंसर है पंजाब। ठीक है, तो पंजाब बेसिकली वो सरकार है जिसने ये लॉन्च किया है, आपको याद रहेगा। अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही लॉन्च किया गया था, और खास करके हरियाणा में लॉन्च किया गया था, बिकॉज हरियाणा अगर पूरे इंडिया फेमस है किस बात के लिए? क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें सेक्स रेशो जो है वो सबसे कम है पूरे ऑल ओवर द रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो इसीलिए एक प्रॉपर अवेयरनेस फैलाने के लिए हरियाणा को ही चूज किया गया था, और खास करके पानीपत डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पर अगर हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो पानीपत में ही कम है, उस टाइम पे काफ़ी कम थी, अब फिगर चेंज हो गया होगा, वो देख लेना एक बार। ठीक है, तो और ये तो हम लोगों ने इस टाइम की थी, लेकिन 2018 8 मार्च को 8 मार्च 2018 को ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम थी वो पूरे इंडिया के पूरे 640 जो जिले हैं 640 डिस्ट्रिक्ट्स में ही पूरा का पूरा लॉन्च कर दिया गया था। 2015 को सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था, और 2018 में पूरे ऑल ओवर द इंडिया में इसको लॉन्च कर दिया गया था। तो हल्का सा डिफरेंस ध्यान रखना। अगर हम इनकी मिनिस्ट्री की बात करें कि कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है, तो ये एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, क्योंकि जो गर्ल चाइल्ड की प्रॉब्लम्स हैं दैट इज़ नॉट ओनली द हेल्थ, उनकी एजुकेशन भी एक इशू है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, तो ये 3 मिनिस्ट्रीज मिलके इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। आपने ध्यान रखना है दिस स्कीम इज द ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट। पहली है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फेयर इनफ, नाम से क्लियर है कि भाई हाँ इंप्लीमेंट करेगी। सेकेंड है आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, और लास्ट है आपका HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
ठीक है, तो 3 मिनिस्ट्रीज हैं। एक मिनिस्ट्री इनके हेल्थ के लिए काम करेगी, एक मिनिस्ट्री इनके एजुकेशन के लिए काम करेगी, और एक मिनिस्ट्री ओवरऑल पूरी सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड की पूरी चीज़ों को फोकस करेगी। तो 3 मिनिस्ट्रीज लॉन्च करती हैं, 3 मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट करती हैं, और किस दिन मनाया जाता है, क्या इसका पीछे का बैकग्राउंड है, ये आपको पता होना चाहिए। 2015 में सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था, और 2018 में 8 मार्च को पूरे पैन इंडिया में इसको लॉन्च कर दिया गया था। द 640 डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। जो अभी रिसेंटली जनगणना होगी, सेंसस होगा, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिफर चेंज हो सकते हैं, बट उस टाइम पे 640 डिस्ट्रिक्ट्स ही थे। ठीक है, चलो। और अगर हम बात करें कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, स्कीम को इम्प्लीमेंट अगर करना है तो पैसे भी तो चाहिए। तो पैसे कहाँ से आएंगे? पूरे के पूरे 100% जो भी पैसा होगा वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो आपने ध्यान रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें 100% फाइनेंसेस आर स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट्स का इसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का काम है, पैसे देने का काम नहीं है इनका। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस टू सेट अप कैंपसेस अब्रॉड। अगर हम थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, देखो नाम से क्लियर है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जिनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्पेशलाइज्ड होंगी, जिनमें उनको काफ़ी जो है ऑटोनॉमी दी जाएगी। मतलब उनके पास ये स्वतंत्रता होगी, फ्रीडम होगी कि वो फीस स्ट्रक्चर कैसा रख सके, वो कौन से कोर्सेज को चलाएं, कौन से टीचर्स वो रखें, फैकल्टी इंटरनेशनल से लेकर आए या फिर इंडिया में ही जो फैकल्टी है उसको लेकर आए। ये सब जो चीज़ें डिसाइड करेगा वो सिर्फ इंस्टीट्यूट ही डिसाइड करेगा। अभी इसमें रोल जो है वो यूजीसी का होता है कि भाई फीस कितनी होगी, सिलेबस कैसा होगा, तो ये यूजीसी के कंट्रोल में ज़्यादा है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस वैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें पूरा का पूरा जो फीस स्ट्रक्चर, सिलेबस, जो पूरी ऑटोनॉमी है वो किसके पास होगी? इंस्टीट्यूशन के पास ही होगी। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस कौन कौन से होंगे, ये किसने रिकमेंड किया था? दैट वाज अ कमेटी, गोपाला स्वामी कमेटी। गोपाला स्वामी कमेटी ने बेसिकली ये बताया था कि टोटल कितने इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस होने चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं, मतलब कि प्राइवेट कंपनी भी लॉन्च कर सकती है, और पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट भी लॉन्च कर सकती है। तो इट कैन बी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बोथ। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको सरकार बिल्कुल भी पैसा नहीं देगी। आपने इंस्टीट्यूट लगाना है, आपने सारी फीस लेनी है बच्चों से, जो सब करोगे वो सिर्फ आपके अंडर रहेगी चीज़, हम पैसे नहीं देंगे उसके लिए, सरकार पैसे नहीं देगी। लेकिन जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंसेस होंगे उनके लिए सरकार जो है 1000 करोड़ रुपए देगी पर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को जो सरकार है वो 1000 करोड़ रुपए देगी, प्राइवेट वालों को वो नहीं देगी। तो ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस जो है वो इंडिया में लगते हैं, लेकिन अब ये अपने कैंपसेस को अब्रॉड में भी लगा सकते हैं। अगर मान लो कोई भी अगर ए इंस्टीट्यूट है, हमने इंस्टीट्यूट मान लिया कि वो इंडिया में सिचुएटेड है, दिल्ली में सिचुएटेड है, अगर वो चाहे तो अपना कोई एक सेंटर जो है यूनाइटेड किंगडम में खोल ले, यूएसए में खोल ले, न्यूयॉर्क में खोल ले, फ्रांस में, जर्मनी में, जहां उसका दिल करे वो खोल सकता है। पहले ऐसा अलाउड नहीं था, लेकिन अभी जनवरी में जो नोटिफिकेशन आई है सरकार की, उसके अकॉर्डिंग जो ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंसेस हैं दे कैन सेट अप देयर कैंपसेस अब्रॉड भी, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आपको पता है कमेटी कौन सी है और कितने प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं। और आपको ये पता है कि कब आया था ये? 2016 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था कि भाई हम ऐसे 10 इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस बनाने जा रहे हैं। उस टाइम 10 की बात करी थी, बट धीरे धीरे सबको अभी ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अभी तक पूरे 10 रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें कि और इसमें क्या होगा, यही है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों को एम्पावर करना है। कैसे एम्पावर करोगे? एक्सीलेंस एंड इनोवेशन। अगर किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को हमें बोलना है कि भाई ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये लोगों को बहुत अच्छी पढ़ाई प्रोवाइड करता है, फैकल्टी बहुत ही कमाल की है, बच्चे भी बड़े टैलेंटेड हैं, तो वो बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि भाई वो कुछ इनोवेट करें, एक्सीलेंस लेकर आए पढ़ाई में, ताकि उनकी इनोवेशन से जो है पूरी इंडिया का भी भला हो। तभी तो फायदा है ऐसे इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश करने का, अदरवाइज सिर्फ पैसे खर्च करने वाली बात होगी। तो एक्सीलेंस और इनोवेशन भी आए ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, ये टारगेट है। सेकंड टारगेट है स्पेशलाइजेशन। अभी जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हैं वो हर पढ़ाई करवाते हैं, बस इंजीनियरिंग वाले अलग हैं, मेडिकल वाले अलग हैं, लेकिन नॉर्मल कॉलेजेस बीएससी, बीए, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका एमकॉम, बीकॉम, ये सब सभी करवाते हैं। लेकिन ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस कैसे होंगे? जो स्पेशलाइज्ड होंगे,
अगर एक कोर्स करवाएंगे तो वो बढ़िया सा वही कोर्स करवाएंगे। फॉर एग्जांपल नए नए कोर्सेज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, मशीन लर्निंग का कोर्स, रोबोटिक्स का कोर्स, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी में जो भी इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं उनके रिगार्डिंग बच्चों को बताना, वो कोर्स में डालना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंसेस को लेकर। तो स्पेशलाइजेशन इज द की एंड एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इज द की। नेक्स्ट है ग्लोबल रेटिंग, और इनको चलाने का सबसे बेसिक मकसद ये था क्योंकि इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर फेमस नहीं था। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इंडिया में बहुत कम कैंपसेस, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे जो ग्लोबल लेवल पर compete कर पा रहे थे। तो उन सबको देखते हुए सरकार ने बोला कि भाई कम से कम कुछ इंस्टीट्यूशंस तो होने चाहिए जो ग्लोबल लेवल पर compete कर सके, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमारे इंडिया में आकर पढ़ाई कर सकें। ऐसा ना हो कि भाई इंडिया वालों को बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। दैट शुड बी ब्रेन गेन, है ना, नॉट ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब जहाँ पर इंडिया से बच्चा कहीं और चला जाता है, मतलब हमारे दिमाग का ड्रेन हो गया, वहाँ से निकल गया वो दिमाग, अब वो काम क्या है, यूएसए के लिए काम करेगा। और ब्रेन गेन का मतलब होता है जब कोई इंडियन स्टूडेंट या इंटरनेशनल स्टूडेंट दोबारा इंडिया में आकर काम करता है रिगार्डिंग एनी एजुकेशन और एनी फील्ड, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन गेन। हम लोगों ने दोबारा दिमाग को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ग्लोबल रेटिंग में हमें अच्छा करना है, हमें टीचिंग में क्वालिटी लेकर आनी है और रिसर्च को प्रमोट करना है। अभी सिर्फ थ्योरी पे हम लोग फोकस करते हैं कि भाई ये थ्योरी पढ़ ली, ये थ्योरम पढ़ ली, ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने नहीं किया भी है तो बस मार्क्स लेने के लिए किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई थ्योरी समझनी है तो प्रैक्टिकल शुड बी द मस्ट। प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी समझ आनी चाहिए, ना कि उल्टा थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल समझना है। तो ये थोड़ा सा उल्टा चलता है इंडिया में। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि भाई इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंसेस में रिसर्च को प्रमोट किया जाए और आपके इस क्वालिटी टीचिंग को भी प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं आपके इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंसेस के। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किए हैं, कौन से बजट में आए थे, 2016 के बजट में आए थे। प्राइवेट हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं। प्राइवेट को पैसे सरकार नहीं देगी, पब्लिक को पैसे सरकार देगी 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये सब थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों ने इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंसेस के रिगार्डिंग। और ये न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि ये अब जो अपने कैंपसेस हैं वो कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, अब्रॉड में भी शिफ्ट कर सकते हैं ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसको बोलते हैं आयुष्मान CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। अभी जो आयुष्मान भारत स्कीम है, अगर हम देखें आयुष्मान भारत स्कीम के 2 फैक्टर्स हैं। पहला है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMGAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और सेकंड इसका कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, HNWC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। बेसिकली ऐसे सेंटर्स जिनमें जाकर आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग चेकअप करा सकते हैं। कुछ अवेयरनेस कैंपेन जो चलते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये उन सेंटर्स का काम है बेसिकली। तो 2 इसके कंपोनेंट्स हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। जो ये आयुष्मान भारत है, ये सिर्फ किसके लिए लॉन्च किया गया था कि भाई 10 करोड़ ऐसी BPL फैमिलीज जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, हम इन लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे कि भाई आप 1 साल में 5 लाख तक का जो इलाज है वो करवा सकते हो। तो 10 करोड़ फैमिलीज को हर साल 5 लाख रुपए देना ताकि वो अपना इलाज करवा सके, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक बात है, 10 करोड़ फैमिलीज मतलब 50 करोड़ लोग। एक फैमिली को 5 के रिगार्डिंग हम लोग काउंट करते हैं, तो 50 करोड़ लोगों को बेसिकली ये हेल्थ प्रोवाइड करनी थी। ये सिर्फ BPL फैमिलीज के लिए थी, लेकिन अब इसको CAPF के जो जवान हैं या उनकी जो फैमिलीज हैं उन तक भी ये लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है आयुष्मान भारत CAPF के लिए लॉन्च किया गया है। अगर हम सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो इसमें आपका ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये आ जाता है, BSF आ जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आ जाता है, SSB सशस्त्र सीमा बल जो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बॉर्डर पर लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दैट कम्स अंडर दी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी आयुष्मान CAPF को लॉन्च किया गया है बाय द सरकार ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ भी कह लो यार। ठीक है, कुछ फीचर्स पता होने चाहिए हमें। फीचर्स इसके क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के, कि ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। सबसे लार्जेस्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा लोगों को ये कवर करती है। तो 50 करोड़ लोगों को कवर करना एज एन इंश्योरेंस कवर फॉर दी हेल्थ इंश्योरेंस, ये बहुत बड़ी बात है।
तो ये लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है पूरे वर्ल्ड में। देखो 50 करोड़ का टारगेट है, कितने इलाज करा पाएंगे, कितना अच्छे से इलाज करवा पाएंगे, ये थोड़ा आगे आते टाइम हम देखते रहेंगे कि भी सक्सेसफुल रही ये मिशन, ये स्कीम, या फिर अनसक्सेसफुल रही। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, और वही 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर मिले जाएंगे। 10.74 करोड़ 10.74 करोड़ फैमिलीज को दिया जाएगा, अराउंड 10 और 11 करोड़ फैमिलीज। ठीक है, और हमने देखना है कि भाई नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज, एज और जेंडर। कोई फैमिली 7 पर्सन्स की भी हो सकती है, कोई फैमिली 12 पर्सन्स की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो है पूरा का पूरा जो खर्चा होगा 1 साल में 5 लाख तक का, वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो सरकार प्रोवाइड करेगी। ठीक बात है। चलो, अगर हम देखें इसमें जो कंडीशंस हैं, अगर मान लो आप बीमार पड़ गए तो आपने 3 दिन तक जो है या 4 दिन तक आपने पूरा का पूरा अपने नॉर्मल क्लिनिक जो है उसमें इलाज करवाया, लेकिन फिर भी आप ठीक नहीं हुए, तो आपको अल्टीमेटली कहाँ जाना पड़ा? हॉस्पिटल में जाना पड़ा, स्पेशलाइज हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन से पहले का जो खर्चा था 3 दिन का, और जो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का खर्चा है 15 दिन का, वो सारा का सारा जो पैसा है वो इसमें इंक्लूड होगा। मतलब 3 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन की कवरेज और 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की कवरेज। मतलब हॉस्पिटल में आप 3 दिन रहे, 3 दिन पहले वाले वो भी काउंट होंगे, 3 दिन हॉस्पिटल के वो भी काउंट होंगे, और उसके आगे जो 15 दिन होंगे वो भी काउंट होंगे। जो भी खर्चा आपने उस डिजीज को ठीक करवाने के लिए किया है, दैट वुड बी इंक्लूडेड इन दी 5 लाख रुपए। 5 लाख की कैप है, इसके आगे अगर खर्च करोगे तो फिर आपको पे करने पड़ेंगे। तो दैट इज अ कैप पर ईयर। ठीक है, रहेगा याद। तो ये बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम है, ये पूरे के पूरे आप पूरी इंडिया में जा सकते हैं। अगर आप हरियाणा में रहते हो, अगर आपने पंजाब से इलाज करवाना है, दिल्ली से इलाज करवाना है, तो आप कहीं से भी इलाज करवा सकते हो। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि भाई आप तो हरियाणा के रहने वाले हो तो हरियाणा के हॉस्पिटल में जाओ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ये इलीगल है। ठीक है, तो आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी इलाज कराओ, दैट कम्स अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपको वो पोर्टेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कुछ की फीचर्स हैं आपके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रिगार्डिंग। तो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हॉस्पिटल्स हो, दोनों को ही रीइंबर्स करेगी सरकार। तो कुछ आपने इस तरीके से ध्यान रख लेनी है चीज़ों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज। नाम से क्लियर है, ऐसी डिजीजेज जो ट्रॉपिकल एरिया में मिलती है। ट्रॉपिकल एरिया मतलब आपका दिस 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये जो है आपकी दिस इज दी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो पूरे के पूरे लैटिट्यूड है, इनमें जो भी कंट्रीज होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो भी डिजीजेज ऐसी हैं जो बहुत पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लगती हैं, जिनके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई डिजीज किसी बड़े पर्सनालिटी को या फिर किसी बड़े नेता को हो जाती है तो वो न्यूज़ में ज़्यादा आती है। अगर नीचे पुअर जनता उस डिजीज से मतलब जूझ रही है तो फिर अल्टीमेटली कोई नहीं पूछता उसको। तो दैट इज़ वाई ऐसी डिजीजेज जो ट्रॉपिकल एरियाज में रहने वाले कुछ पुअर लोगों को लगती हैं, जिनके खिलाफ सरकार ज़्यादा काम नहीं करती है, उनको हम बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे को याद आ गया, इसको कर्क रेखा बोलते हैं और इसको मकर रेखा बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी कंट्रीज हैं, दोज आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो अगर इस ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मनाया गया है ऑन दी 30th ऑफ जनवरी। 30 जनवरी को मनाया गया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। सेकंड मनाया गया है, पहला इससे पहले साल में मनाया गया था। अगर हम एग्जांपल दें नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का, तो आपका इसमें लेप्रोसी आ सकता है। लेप्रोसी मतलब कोड, जो स्किन डिजीज एक तरीके की, वो आ सकता है। दूसरा आपका डेंगू फीवर आ सकता है, मलेरिया आ सकता है। मतलब ऐसी आपकी डिजीज जो बहुत पुअर सेक्शन ऑफ पीपल को लगती हैं, जिनके ज़्यादातर लोगों की डेथ ज़्यादा होती है, खास करके जो पुअर सोसाइटी के होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डेंगू फीवर से मरते हैं जो अमीर होते हैं, क्योंकि दे कैन अफोर्ड द इलाज। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जब ये डे मनाया गया था पूरा का पूरा, तो इंडिया ने भी कुतुब मीनार को लाइटन अप किया था कि अपनी अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई हाँ, हम भी आपके साथ हैं टू रेज द अवेयरनेस रिगार्डिंग द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। तो अपने ध्यान पेपर में क्वेश्चन आया कि भाई कौन सा मॉन्यूमेंट को लाइटन अप किया गया था टू रेज द अवेयरनेस रिगार्डिंग द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। दैट वाज द कुतुब मीनार इन दिल्ली। ठीक है, और डे कब मनाया जाता है आपका 30th ऑफ जनवरी में। ये की डेफिनेशन लिखी है, जो मैंने आपको बताई है वही डेफिनेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका NCAVES इंडिया फॉर्म। आपने ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि भाई ये नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड
वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज। नाम काफ़ी बड़ा है लेकिन डरने वाली बात नहीं है, इसको तोड़ के पढ़ेंगे। अगर देखो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, नेचुरल कैपिटल मतलब, कैपिटल का मतलब क्या होता है पहले कि जो पैसा जनरेट करती है, जिसका कुछ फ़ायदा होता है, और वो कौन सी कैपिटल? नेचुरल कैपिटल। आपके रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, आपका कोई भी फूड है, फ्रूट्स हैं, ये सारा क्या है? नेचुरल कैपिटल है ये। तो ये नेचुरल कैपिटल की अकाउंटिंग कि भाई अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसकी वजह से कितने फॉरेस्ट डिग्रेड होते हैं, कितने ज़्यादा फ्रूट्स की हमें कमी महसूस होने को मिलेगी, कितना ज़्यादा हम लोगों ने इन्वायरमेंट का नुकसान कर दिया, उसका बेसिकली हमें अकाउंटिंग करनी है। तो नेचुरल कैपिटल कितनी है हमारे पास, उसकी अकाउंटिंग करनी है, और साथ में वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज कि जो भी फूड की सर्विस हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट बेसिकली फूड देता है हमें, अच्छा पानी देता है, ड्रिंकिंग वाटर बाय द रिवर्स, जो वेटलैंड्स हैं उनके रिगार्डिंग हम लोग जो बर्ड्स हैं वो भी अल्टीमेटली पानी पीते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं दे आर बेसिकली इकोसिस्टम सर्विसेज। शेल्टर की सर्विस, फूड की सर्विस, जो भी चीज़ें कोई भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है दैट इज इकोसिस्टम सर्विसेज। तो उसकी वैल्यूएशन करनी कि भाई इसकी बेसिकली वैल्यू क्या है। अगर हम मॉनेटरी वैल्यू निकालें तो भी क्या एनवायरनमेंट में अगर हम चीज़ को थोड़ा सा डिग्रेड कर देंगे तो क्या फ्यूचर में हमारे लिए अच्छी चीज़ होगी ये? तो लॉन्ग टर्म में चीज़ें अच्छी नहीं होंगी ना। तो अल्टीमेटली हमने क्या सोचा है कि एक ऐसा फोरम बनाते हैं जिसमें आकर हम सभी कंट्रीज मिलकर क्या डिसाइड करें कि भाई हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में नेचुरल कैपिटल की हम अकाउंटिंग करें, कितनी है ना, और अगर हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, और लास्ट में वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज, चाहे वो फूड हो चाहे वो शेल्टर हो, उसकी हम लोगों को बेसिकली वैल्यूएशन करनी है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मिनिस्ट्री का काम होता ही सर्वे करने का है। तो सर्वे करना, लोगों को चीज़ों के बारे में बताना कि भाई इसका इतना कॉस्ट आएगा, नेचुरली इतना कॉस्ट है, अगर आप ये नहीं करोगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो जो सर्वे बेसिकली काम है सारा का सारा वो इस मॉस्पी मिनिस्ट्री का काम है। तो आपने ध्यान रखना है NCAVES जो फॉरम है, जो एक प्लेटफॉर्म है, वो किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। ठीक है, चलो तो ध्यान रहेगा ये। इसमें इंडिया के साथ 5 कंट्रीज थी नॉर्मली, एक ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड मेक्सिको। तो इंडिया को मिला के 5 है टोटल, और ये जो 5 कंट्रीज हैं टोटल, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड मेक्सिको। तो ये 5 कंट्री। पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई बताओ इस बार जो NCAVES फॉरम हुआ था, जो ऑर्गेनाइज हुआ था मीटिंग का, उसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और उनमें से चूज करो कौन सी हैं। तो आपको याद रखना है 5 हैं, इंडिया है, चाइना है, दुश्मन हमारा है ना, तो दुश्मन नहीं, चलो मेक्सिको, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज हैं मेनली जो बेसिकली किसका पार्ट थी? NCAVES का फॉरम का पार्ट बनी थी। और हमने देखना है कि भाई किसने ऑर्गेनाइज करवाया था। ये इंडिया की तरफ से तो जो मॉस्पी था, और अगर हम बात करें कि पूरा जो प्रोजेक्ट है ये किसने इंप्लीमेंट करवाया है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन दी नैरोबी। ये हम लोगों ने मार्च वाले करंट अफेयर के तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये कि इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। तो आपने ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये इंप्लीमेंट करता है। और साथ में एक और आपने ध्यान रखना है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो सेक्रेटरिएट है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज बेसिकली एक कन्वेंशन, एक ऐसी मीटिंग हुई थी जिसमें सभी कंट्रीज ने मिलकर ये बोला था कि भाई हम लोग अपने देश में जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट की डाइवर्सिटी है, चाहे वो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, चाहे वो ह्यूमंस की डाइवर्सिटी है, उसको हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और उसको कम से कम डिग्रेड होने देंगे। ठीक है, तो ये कन्वेंशन का जो सेक्रेटरिएट है बेसिकली उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है इसको लॉन्च करवाने में। ठीक है, रहेगा याद। तो UNEP और CBD का सेक्रेटरिएट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और इंडिया में जो मीटिंग है किसने कंडक्ट करवाई थी? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, रहेगा याद। इसका मतलब क्या है और ये क्यों न्यूज़ में था और कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ये हम लोगों ने इसमें देखा है अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें, रशियाज एग्जिट मीन्स फॉर द ओपन स्काईज ट्रीटी।
अभी रिसेंटली जो है रशिया ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अपने आप को बाहर निकाल लिया है। तो ये ट्रीटी क्या है, रशिया ने अपने आप को बाहर क्यों निकाला है, ये करंट अफेयर में क्यों रहा था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अगर हम इस ट्रीटी की बात करें तो ये ट्रीटी है बाकी 30 कंट्रीज की। देयर आर 30 कंट्रीज आर दी मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। नाम से क्लियर है, ओपन स्काईज ट्रीटी। अगर आप देखो कि आपके ओपन स्काईज होने चाहिए, ये जो 30 कंट्रीज है ना, अगर ये चाहे तो जो भी इनकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऊपर कोई एयरक्राफ्ट लॉन्च करवा सकती हैं। एयरक्राफ्ट लॉन्च करवाने का मतलब है कि वहाँ पर आप सर्वेलेंस कर रहे हो, आपको बताना पड़ेगा लेकिन पहले सर्वेलेंस करने से पहले। जैसे अगर इसमें जो रशिया और यूएस से दोनों पहले मेंबर कंट्रीज थे, अब रशिया नहीं है, बट हम मान लेते हैं कि रशिया और अमेरिका दोनों मेंबर कंट्रीज हैं। तो जो रशिया अगर चाहता है कि भाई मुझे देखना है कि अमेरिका का जो लैंड है उस पर क्या कहीं कोई मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, क्या वहाँ पर कोई और वेपन प्रोग्राम चल रहा है, या फिर कोई और ट्रूप मूवमेंट है, या फिर फौज की आवागमन है, किस तरीके से हो रहा है वो जानना चाहता है। तो रशिया क्या करेगा, रशिया पहले नोटिस प्रोवाइड करेगा 72 घंटे का, 3 दिन का नोटिस प्रोवाइड करेगा कि भाई मुझे आपके पूरे जो एरिया है उसको देखना है कि भाई आपके एरिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और 24 घंटे पहले आप रशिया को अपनी पूरी फ्लाइट का पाथ बताना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, यहाँ से यहाँ की सर्वेलेंस करूँगा, ताकि मेरे दिमाग में ये ना हो कि जो यूएसए है वो मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। तो उससे बचने के लिए मेरा ये हक बनता है कि भाई मैं आपकी कंट्री की थोड़ी सी सर्वेलेंस करूँ, थोड़ी सी मतलब जासूसी टाइप से करूँ। जासूसी नहीं बोल सकते कि वो तो छुप के होती है ना, ये तो बता के कर रहे हैं। तो ये स्काईज ट्रीटी थी मेनली, जहां पर जो 30 मेंबर कंट्रीज हैं ये आपस में एक दूसरे की कंट्रीज पर सर्वेलेंस कर सकते हैं, लेकिन पहले इनको नोटिस देना पड़ेगा 3 दिन का। और जो फ्लाइट का पाथ है पूरा का पूरा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे हम लोग थ्रू एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट, जो भी जिसकी हेल्प भी ले रहे हैं सर्वेलेंस करने के लिए, उसका 24 घंटे का पाथ आपको 24 घंटे से पहले का उसका पाथ बताना पड़ेगा आपको कि हम यहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना। लेकिन अब ये जो है पूरा का पूरा ये डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि रशिया ने इसको छोड़ने का डिसीजन ले लिया है और अल्टीमेटली नाउ रशिया विल बी आउट ऑफ द ओपन स्काईज ट्रीटी। मतलब अब रशिया ना तो यूएसए और ये जो बाकी 30 कंट्रीज हैं इनके ऊपर सर्वेलेंस नहीं रख सकता, और उल्टा भी यूएसए और बाकी 30 कंट्रीज भी रशिया पर सर्वेलेंस नहीं कर सकती कि रशिया अपनी कंट्री में क्या कर रहा है ये अब किसी का मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ रशिया बताएगा कि भाई मैं हाँ ये कर रहा हूँ, अगर न्यूज़ में वो रिलीज करेगा तो उसकी मर्जी है, नहीं करेगा तो भी उसकी मर्जी है, ठीक है। चलो अगर हम देखें कि क्या फीचर्स हैं, वही है 72 आवर्स का हमें नोटिस पीरियड देना है और 24 आवर्स से पहले हमें उसका एग्जैक्ट फ्लाइट पाथ बताना है। वही इन्फॉर्मेशन की भाई ट्रूप मूवमेंट कैसी है, फौज की कैसी आवाजाही है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट कि कोई मिसाइल तो नहीं लॉन्च करने वाले, उसको डिप्लॉय तो नहीं किया हुआ, उसको मतलब छोड़ने के लिए तैयार तो नहीं किया हुआ। इट हैज़ टू बी शेयर्ड विद ऑल द मेंबर स्टेट्स कि भाई अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली है कि भाई मुझे देखा कि भाई यहाँ पर ये चीज़ चल रही है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन पूरे मेंबर स्टेट्स को बतानी होगी, तभी तो फायदा है ओपन स्काईज ट्रीटी का, ठीक है। तो इसलिए इसका थोड़े से की फीचर्स आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है आपका S-400 एंड कार्टसा। S-400 जो है इट इज़ बेसिकली अ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम क्या है देखेंगे अभी। जो कार्टसा है, कार्टसा इज एन एक्ट ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट जिसके अंतर्गत जो ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया, इन 3 कंट्रीज से कोई भी डिफेंस का ट्रेड, कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रेड, कोई भी एयरक्राफ्ट का ट्रेड जो है नहीं कर सकती बाकी कंट्रीज। तो अगर इंडिया, जैसे इंडिया है, इंडिया ने S-400 रशिया से लेना चाहा है तो फिर यूएसए बोलेगा कि भाई आई कैन पनिश यू, आई कैन प्रोवाइड द सैंक्शंस ऑन इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस कार्टसा एक्ट, कि अगर आपको मेरे सैंक्शन से बचना है तो फिर आपको रशिया से ये डील खत्म करनी पड़ेगी। तो ये एक तरीके की दादागिरी है। तो ये कार्टसा एक्ट क्या है बेसिकली ये देखेंगे अभी। तो S-400 ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी फिर से थोड़ी बातें चली थी कि भाई इंडिया जो है S-400 रशिया से लेने वाला है, लेकिन फिर इंडिया ने ये बोला कि हम लोग सैंक्शन से डरते नहीं हैं, वी विल कंटिन्यू दी ट्रेड ऑफ S-400 विद रशिया। और इंडिया ने बोला था कि भाई वेवर दे दो हमें कि भाई सभी कंट्रीज़ के लिए अलग आपके रूल्स होते हैं कार्टसा के अंडर, लेकिन इंडिया तो आपकी अच्छी दोस्त कंट्री है ना, तो फिर हमारे लिए कुछ रूल्स थोड़े डिफरेंट कर दो। लेकिन फिर यूएसए कहता है कि भाई जो रूल है वो रूल है, सबके लिए सेम है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो कोई और कंट्री हो, ठीक है। तो बेसिकली यूएसए ने इंडिया की बात नहीं मानी टू प्रोवाइड द वेवर्स और द लिमिटेशंस ऑफ सैंक्शंस, ये उनकी बात नहीं मानी गई।
तो अगर आप देख कार्टसा की फुल फॉर्म इज दी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज मतलब जो भी अमेरिका के दुश्मन है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, नहीं बनती इससे इनकी, क्या कर सकते हैं, तो उन अमेरिकाज के एडवर्सरीज को हमें काउंटर करना है थ्रू सैंक्शंस, कि भाई हमें क्या, देखो दुश्मन के साथ क्या कर सकते हैं, उसका ट्रेड रुकवा दो, है ना, इकोनॉमी बेसिकली उसकी रुक जाएगी। आप उसके जो भी डिफेंस पैक्ट कर रखे हैं उसने किसी और कंट्री के साथ में, उनको बोल दो कि भाई आप नहीं कर सकते, तो भी चीज़ें रुक जाएंगी। तो ये सब चीज़ें करता है कार्टसा एक्ट के अंडर, और खास करके 3 कंट्रीज हैं इसके दुश्मन, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया। तो इसलिए कार्टसा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और S-400 भी इंपॉर्टेंट है। S-400 इज द सेल्फ प्रोपेल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सिस्टम क्या है बेसिकली अभी देखते हैं। सिस्टम इज दी, ये रशिया का S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। देखो नाम से क्लियर है, सरफेस टू एयर। अगर किसी कंट्री ने इंडिया की तरफ मिसाइल लॉन्च करी है ना, तो वो एयर के थ्रू आएगी। तो बेसिकली हमें एक मिसाइल ऐसी डेवलप करनी है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जो ये पता लगा सके कि भाई हाँ मिसाइल कोई वहाँ से आ रही है और वो यहाँ पहुँच गई है और कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पहुँच जाएगी। तो जब हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है तो अल्टीमेटली हम क्या है, अपने सिस्टम को सेट कर सकते हैं कि भाई विद इन 15 सेकेंड मैं एक मिसाइल लॉन्च करूँगी और अल्टीमेटली वो वहाँ जाकर इस आने वाली मिसाइल को ख़त्म कर देगी। तो ये अल्टीमेटली क्या है, इंडिया उस मिसाइल से बच गया। तो ये सारा काम क्या है, सिस्टम जो बेसिकली दैट इज सिस्टम इज दी S-400। ये रशिया से हम लोगों ने लिया है ताकि हम लोग जो एरियल अपनी सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कर सकें, कि बहुत जल्दी आप इसमें मिसाइल को लॉन्च करवा सकते हैं। जो एक है ना, एक अगर आपने मिसाइल लॉन्च करी है इस डिफेंस सिस्टम में, बेसिकली काफ़ी मिसाइल्स का ये एक आप कह लो कंपाइलेशन सी होती है, जो एक टाइम में 80 साइमल्टेनियस टारगेट्स को लॉन्च कर सकता है। मतलब एक साथ ही 80 मिसाइल लॉन्च कर सकता है और अल्टीमेटली 80 टारगेट्स को टैकल कर सकता है इकट्ठे। तो ये इंपॉर्टेंट है, चाहे कितनी मिसाइल लॉन्च कर ले कोई भी कंट्री, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो S-400 जो है इंडिया की डिफेंस और एयर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई इंडिया चाहता है कि भाई मैं ये जो सिस्टम है पूरा रशिया से खरीद लूँ। लेकिन फिर USA का कार्टसा एक्ट बीच में आ जाता है कि भाई अगर आपने इससे ये खरीदा तो फिर हम जो USA है दैट विल प्रोवाइड सैंक्शंस ऑन द इंडिया। मतलब एक तरीके की चॉइस है, या तो रशिया से ट्रेड कर लो या USA से ट्रेड कर लो। बट इंडिया ने कहा है कि भाई हम लोग S-400 तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, बाकी जो आगे लॉन्ग टर्म में होगा उसकी बाद में बात देख लेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग खरीद रहे हैं फाइनली। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक एयर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और इसका डिप्लॉयमेंट टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट मतलब अगर आपको 10 मिनट पहले भी इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई यहाँ कोई मिसाइल आ रही है, तो भी आप उस मिसाइल को अल्टीमेटली ख़त्म कर सकते हो एटमॉस्फेयर में ही। सरफेस पे भी आ गई तो फिर फायदा नहीं ना, फिर तो डिस्ट्रक्शन हो ही जाएगी। तो एयर में ही ख़त्म करवानी है चीज़। तो 10 मिनट के अंदर अंदर इसको डिप्लॉय कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो। और ये आपका बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड तक, देखो 10,000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक ये जा सकता है अल्टीमेटली, कि मिसाइल कहीं से भी आए, कितनी भी ऊंचाई से आए, उसको ये टैकल कर सकता है। 10,000 फीट इज़ द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड, और जो रेंज है इसकी दैट इज़ 400 किलोमीटर। ऑल्टीट्यूड वाइज भी ध्यान रखना है आपने और रेंज वाइज भी ध्यान रखना है। रेंज बेसिकली डिस्टेंस, कि अगर कोई आने वाली मिसाइल 400 किलोमीटर के विद इन में रेंज में है, तो फिर ये मिसाइल अगर हम लॉन्च करेंगे S-400 से तो वो उसको ख़त्म कर देगी। अगर 400 किलोमीटर के थोड़ा सा दूर है तब नहीं कर पाएगी। एक ये रेंज है बेसिकली इसकी 400 किलोमीटर की। ठीक है, तो रेंज ध्यान रखनी है आपने, ऑल्टीट्यूड ध्यान रखना है, और इसका जो डिप्लॉयमेंट टाइम है 10 मिनट का वो याद रखना है। सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करने के लिए एक सिस्टम है जो मिसाइल को भी अटैक कर सकता है, ड्रोन्स को भी अटैक कर सकता है। बाकी और भी जो चीज़ें कंट्रीज आपस में डेवलप कर लेती हैं कि भाई अगर हम इसको लॉन्च करेंगे तो इस कंट्री का नुकसान हो जाएगा, है ना, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए भी सब कुछ यहाँ से हम लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका, ईरान बिगिंस द एनरिचिंग यूरेनियम इन द न्यू ब्रीच ऑफ न्यूक्लियर डील। पहले तो पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर डील है क्या। तो ये न्यूक्लियर डील बेसिकली क्या है, ईरान और 6 कंट्रीज, ईरान और USA, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया एंड UK। नाम से देखो P5 कंट्रीज आपको पता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में संयुक्त संघ सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दैट इज USA, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड UK। तो ये P5 कंट्रीज हैं, प्लस एक कौन है इसमें, जर्मनी। P5+1 कंट्रीज और ईरान, इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी जिसके अकॉर्डिंग
ईरान को क्या करना था, ईरान को जितने भी अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं, यूरेनियम की एनरिचमेंट है, मतलब खास करके न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो चीज़ें काम में आती हैं उनको ख़त्म करना था उसने। तो ईरान के लिए ये काम था। और साथ में बाकी 6 कंट्रीज़ क्या करेंगी, जितने भी सैंक्शंस उन लोगों ने ईरान पे लगाए हुए हैं वो हटा लेंगे। मतलब उससे ईरान से ट्रेड कर पाओगे, ईरान से बाकी जो एंगेजमेंट्स है वो बढ़ा पाओगे। तो ये एक डील साइन की थी P5+1 कंट्रीज़ ने ईरान के साथ में, जिसमें ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उसको ख़त्म करना था, और जो बाकी कंट्रीज़ थे ये इनके जो सैंक्शंस इन लोगों ने ईरान पे लगाए थे ये उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये सब चीज़ें जो थी इस न्यूक्लियर डील में थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो USA के प्रेसिडेंट थे पहले अभी, उन्होंने बोला था कि भाई ये जो डील है ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, तो USA को कोई फ़ायदा नहीं है इससे, तो दैट इज़ वाई हम लोग इस डील से बाहर आ रहे हैं। तो USA उस डील से बाहर आ गया था, तो ईरान को ये लगा कि भाई जैसे USA चला गया वैसे ये कंट्रीज़ भी चली जाएंगी, ये कंट्रीज़ भी चली गई, और साथ में मैंने अपना जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोग्राम था वो भी ख़त्म कर दिया। तो ये सब चीज़ें तो इकट्ठी होगी, इसमें नुकसान ईरान का हो गया। तो ईरान ने बोला है कि भाई अगर USA चला गया है तो फिर मैं दोबारा से जो है अपने न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए जो प्रोग्राम मैं चला रहा था उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ईरान ने रिसेंटली अभी ये कहा था कि भाई जो मेरी फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी इज़ बेसिकली इन द ईरान, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, यूरेनियम की एनरिचमेंट करते हैं जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के अल्टीमेटली काम आता है, तो उसको उन लोगों ने दोबारा शुरू कर दिया है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ न्यूक्लियर डील। लेकिन ईरान कहता है कि भाई अगर USA चला गया वो भी तो एक वायलेशन ही था, है ना। ऐसे कोई कंट्री तोड़ नहीं सकती किसी भी डील को, तो हम अगर तोड़ रहे हैं तो फिर क्या इसमें क्या बुराई है। तो इसलिए न्यूज़ में था। ये डील हुई थी आपकी 2015 में। 2015 में हुई थी। किन किन कंट्रीज़ के बीच में डील था, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। Joint Comprehension Plan of Action. It was the nuclear deal between Iran and the P5+1 countries in 2015, जिसके अंतर्गत जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं वो डिसाइड किया गया था कि भाई ये करेंगे। बट USA निकल गया जब इससे, तब ईरान ने भी अपनी जो कमिटमेंट्स थी उससे पीछे हट गया वो, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट अगर हम देखें कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय एनरिच्ड यूरेनियम, है ना, कुछ मतलब भी तो होगा एनरिच्ड यूरेनियम का। देखो हमारा जो पूरा अर्थ है ना उस पर यूरेनियम एक चीज़ मिलती है एज अ मिनरल। यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स हैं आपके, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। मतलब एक का जो अटोमिक मास है दैट इज 238 और एक का है 235। तो जो 238 वाला है ना बेसिकली ये आपका फिजाइल मटेरियल नहीं है ना। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है, इस यूरेनियम को हमें एनरिच करना होता है। इस यूरेनियम को अगर हमें रिच करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूरेनियम 238 वाले को ख़त्म करना होगा। अगर आपने किसी रॉक से यूरेनियम निकाला, जैसे हम मिट्टी की बात करते हैं, उस मिट्टी में यूरेनियम प्रेजेंट है, उस मिट्टी में यूरेनियम है, लेकिन उसमें 238 वाला भी है और 235 वाला भी है। लेकिन जो 238 वाला है वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उससे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बनता ही नहीं है, दैट इज़ हमारे काम का नहीं है वो। लेकिन जो 235 है वो हमारे काम का है। तो अगर हमें न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बनाना है तो हमें यूरेनियम 238 को अलग करना होगा 235 से, ताकि हम पूरा 235 वाले को यूज़ कर सके। इसको हम लोग एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर रख दें, किसी और चीज़ में काम कर लेंगे इसका। तो ये जो चीज़ है टू सेपरेट द 238 एंड 235 का यूरेनियम का आइसोटोप, उसको हम लोग बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम लोगों ने 100 यूनिट ऑफ यूरेनियम निकाला, 100 यूनिट ऑफ यूरेनियम निकाला, उसमें से कितना है, जो 99% है वो है यूरेनियम 238 और जो 1% है दैट इज यूरेनियम 235, है ना। तो ये कितनी एनरिचमेंट है, ये बेसिकली यूरेनियम कितना है, 1% है। अगर मैं 99% की बजाय इसको मैं कर दूं आपका 80%, 235 को मैं कर दूं 20%, मतलब हम लोगों ने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 बढ़ा दी है इन द 100 यूनिट ऑफ यूरेनियम। और जो 235 वो हमारे लिए काम का है, इट कैन बी यूज्ड इन द न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यूरेनियम को एनरिच कर दिया है बाय 20%, ठीक है। तो जो 20% हम जैसे ही एनरिच कर लेते हैं तो हम लोग अल्टीमेटली इसको न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। हम जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स लगाते हैं, जैसे इंडिया में कई सारे हैं, आपका काकरापार न्यूक्लियर रिएक्टर है, रावत भाटा है
है ना, ये तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है महाराष्ट्र में। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 3 to 5% एनरिचमेंट ही चाहिए होती है। अल्टीमेटली हम उसको यूज़ कर सकते हैं उस पावर रिएक्टर में, लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो फिर आपको कितनी एनरिचमेंट करनी होगी? कम से कम 90% एनरिचमेंट करनी होगी। 90% का मतलब क्या है कि भाई उस मिट्टी टाइप में जिसमें वो यूरेनियम प्रेजेंट है उसमें 90% कौन हो? यूरेनियम 235 हो, और जो 10% हो वो कौन हो? यूरेनियम 238। तो ये जो एनरिचमेंट है ईरान ने बेसिकली चालू कर दी है। ईरान ने कितनी करी है? अभी 20% वाली चालू करी है, लेकिन अगर ये धीरे धीरे 90% तक पहुंच गया, इसका मतलब जो ईरान है वो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, क्योंकि ये क्या बना रहा है? ये न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है जो किसी भी कंट्री पर ये लॉन्च कर सकता है। और अल्टीमेटली जैसे नागासाकी और हिरोशिमा में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर डिस्ट्रक्शन हुई थी बाय द न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ऐसी डिस्ट्रक्शन दोबारा किसी और कंट्री में भी हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए यूएसए और बाकी कंट्रीज ने इसका डील करी थी कि भाई आप अपना जो प्रोग्राम है वो रोकोगे, बिकॉज यू आर अ थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। लेकिन फिर ये सब चीज़ें थोड़ी सी उथल पुथल हो गई, तो फिर ईरान ने भी अपनी दोबारा से कमिटमेंट्स तोड़ दी और इसने एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम को चालू रखा। तो अभी इसने 20% किया है, लेकिन धीरे धीरे 90% पर भी अगर ये आ गया तो बाकी कंट्रीज़ को ये है कि भाई ये वेपन ना बना ले और लॉन्च ना कर दे किसी कंट्री पे। दैट इज़ वाइज थोड़ा सा अभी काबू में किया हुआ है, सैंक्शंस लगाए हुए बहुत ज़्यादा ईरान पे, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ में था, आपने ये ध्यान रखनी है ये वाली फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी न्यूज़ में पेपर में आ सकती है कि भाई बताओ अभी रिसेंटली फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी न्यूज़ में थी, ये किस कंट्री में है और किस न्यूक्लियर डील के रिगार्डिंग ये है? तो ईरान में है और इट इज़ रिगार्डिंग विद द न्यूक्लियर डील विच इज़ JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बिटवीन P5+1 कंट्रीज एंड ईरान कंट्री, ठीक है, याद रखना इतना। अच्छा, एक और चीज़ हम लोगों ने इसमें ध्यान रख लिया है कि जो अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसमें कितनी चाहिए होती है? 3 to 5% चाहिए होती है, तो हमने डिस्कस कर ही लिया। चलो नेक्स्ट है आपका रशिया गिव्स नॉड टू एक्सटेंड स्टार्ट ट्रीटी। हमें ये ध्यान रखना है स्टार्ट ट्रीटी के बारे में क्या बेसिक कंसेप्ट है और ये एक्सटेंड करी गई है, तो बेसिकली इस ट्रीटी में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो हमें देखना है कि स्टार्ट ट्रीटी क्या है। स्टार्ट ट्रीटी 2010 में यूएसए और रशिया के बीच में साइन की गई ट्रीटी है, 2 कंट्रीज़ के बीच की ये ट्रीटी है, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी इन दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और न्यूक्लियर मिसाइल्स पर लॉन्च होने वाले जो वेपन्स हैं, जो वॉर हेड्स हैं, उनको ये लोग लिमिट करके रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो यूएसए वो बहुत ज़्यादा स्टॉक पाइल कर लेगा और बाद में रशिया को थ्रेट होगा उससे, और वाइसे वर्सा रशिया भी जो है अपनी पूरी की पूरी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट है वो भी एक लिमिट तक ही रखेगा, प्रॉपर एक चैनल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपने देखना है कि भाई अब इसी स्टार्ट ट्रीटी को दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है। रशिया ने बोला है कि भाई हाँ, हम लोग इस ट्रीटी के ज़रिए जो भी हम काम कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इस ट्रीटी में लिखा क्या हुआ है। ट्रीटी में लिखा है कि ईच पार्टी, यूएसए एंड रशिया दोनों पार्टीज जो हैं 700 जो डिप्लॉयड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ICBM हम जिन्हें कहते हैं, जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंट तक वो ट्रैवल कर सकती है, उनकी रेंज बहुत ज़्यादा रीच होती है उनकी। तो ऐसी जो मिसाइल्स हैं वो सिर्फ 700 होनी चाहिए यूएसए और रशिया की किसी भी पूरे प्रॉपर वर्ल्ड में, मतलब 700 से ज़्यादा मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स ये किसी भी मिला के कंट्री में नहीं डिप्लॉय कर सकते, लिमिट 700 की है। और जो 1550 है, 1550 आर द न्यूक्लियर वॉरहेड ऑन डिप्लॉयड ICBMs, और उन न्यूक्लियर मिसाइल्स के ऊपर जो डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं, जो वेपन्स हैं, उनकी भी एक लिमिट डिसाइड कर दी गई है, दैट इज 1550। और जो आपके जितने भी 800 डिप्लॉयड एंड नॉन डिप्लॉयड ICBM लॉन्चर्स कि जिन चीज़ों पर बैठकर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च की जाएंगी, उन लॉन्चर्स को भी आपने जो लिमिट है वो 800 तक ही रखनी है। तो आपने 3 फिगर ध्यान रखने हैं, 700 जो है वो मिसाइल्स ICBM तक लिमिट रखनी है, जो वॉरहेड्स हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स वो 1550 तक लिमिट रखने हैं, और जो ICBM लॉन्चर्स हैं जिस पर बैठकर मिसाइल जाएगी वो सिर्फ 800 ही करने हैं। ये दोनों कंट्रीज़ ने आपस में साइन किया है, अग्री किया है कि भाई हम ऐसा करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जो है सैंक्शंस और एक्शंस लिए जा सकते हैं। एक प्रॉपर एक कंप्लायंस मैकेनिज्म भी बनाया गया है अंडर दिस ट्रीटी कि दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर ढंग से काम करें। ऐसा ना हो कि यूएसए इस ट्रीटी को निभाता रह जाए और रशिया अपने लिए पूरे स्टॉक पाइल को इकट्ठा करता रहे।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे वर्षा भी रशिया मानता रहे और यूएसए ना माने तो फिर फायदा नहीं। तो दोनों ही सुपर पावर्स है पूरे वर्ल्ड में, दोनों को ही मानना है, तभी पूरे वर्ल्ड में एक पीस जो है जनरेट की जा सकती है। बिकॉज न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करना या उन पर वॉरहेड न्यूक्लियर रखने, दैट इज काइंड ऑफ थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी और द थ्रेट टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, याद रहेगी स्टार्ट ट्रीटी है क्या, 2010 में ये साइन की गई थी, इसको दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या इस ट्रीटी में लिखा हुआ है और क्या इसकी फुल फॉर्म है? स्टार्ट ट्रीटी की जो फुल फॉर्म है दैट इज स्ट्रेटेजिक रिडक्शन ऑफ आर्म्स ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस स्कीम में था क्या, कब ये लॉन्च की गई थी, किन 2 स्कीम्स को मर्ज करके लॉन्च की गई थी, हम पूरा इसमें देखेंगे। अभी ये लॉन्च की गई थी 2016 में और ये 2 स्कीम्स को मर्ज किया गया था, NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड MNAIS मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो आपने 2 स्कीम्स के नाम याद रखने हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च्ड आफ्टर द मर्जर ऑफ दीज 2 स्कीम्स। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में है क्या एक्चुअली, क्या इसके फंक्शंस हैं? अगर हम बात करें फसल बीमा योजना में, तो अगर जो खरीफ क्रॉप है, जैसे अगर आपने कोई 1 हेक्टेयर में एक खरीफ की क्रॉप लगाई है, राइस लगाया है, 1 हेक्टेयर में आपने राइस लगाया। अब आपने सोचा कि भाई अगर जब ये मैं इसको हार्वेस्ट करूंगा, जब मैं इसको मार्केट में जाके बेचूंगा, जब ये पक जाएगी, तब मेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे इससे। तो आपने सोचा कि भाई 1 लाख रुपए मुझसे कमाई हो जाएगी। लेकिन अगर बीच में या तो रेन के कारण आपकी फसल बर्बाद हो गई, या कोई डिजीज लग गई, या पेस्ट जो उसमें पेस्ट लग गए, तो जो भी चीज़ें हुई, कोई साइक्लोन आ गया, मॉनसून आ गया, अगर किसी भी चीज़ की वजह से आपकी जो क्रॉप है वो खराब हो जाती है, तो उससे बचने के लिए आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है उन क्रॉप्स का। तो फसल बीमा योजना इसी के रिगार्डिंग है कि आपकी फसल नुकसान अगर हो भी जाए तो भी आपको उसके पूरे पैसे दे इंश्योरेंस कंपनी। तो जो फार्मर है उसने क्या किया, अपना 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा लिया उस हेक्टेयर वाली ज़मीन पर, जिसका जो प्रीमियम है, अगर हम इंश्योरेंस करवाते तो प्रीमियम भरते हैं ना हम लोग, हर महीने भरते हैं, हर 6 महीने में, पूरे साल में, वो डिपेंड करता है कौन सी पॉलिसी है। तो इसमें जो भी प्रीमियम लगेगा, मान लो इसका प्रीमियम है आपका 7%, कि भाई 1 लाख पर आपको 7% प्रीमियम देना है, मतलब 7,000 और एक्स्ट्रा देने हैं। तो 7,000 जो 7% प्रीमियम है, जो फार्मर है उसको खरीफ की अगर वो क्रॉप है तो सिर्फ 2% प्रीमियम ही देना है। जो बाकी 5% है वो हाफ डिवाइड हो जाएगा सेंटर और स्टेट में, मतलब 2.5% देगा सेंटर गवर्नमेंट और 2.5% देगा स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो क्रॉप रबी की है तो उसके लिए कितना है प्रीमियम, 1.5%, और अगर उसके लिए भी 7% है तो बाकी बचा वाले में भी 50-50 हो जाएगा। अगर कोई खरीफ और रबी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको हॉर्टिकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर कोई क्रॉप है, कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है, तो उसके लिए कितना है, उसके लिए है 5% प्रीमियम। तो अगर 10% का प्रीमियम है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, तो 5% जो है फार्मर देगा, और जो 5% है उसमें से 2.5 देगा सेंटर और 2.5 देगा स्टेट। तो ये इंश्योरेंस रेट्स है अंडर दिस फसल बीमा योजना, ये आपको ध्यान रखने हैं। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। ठीक है, अब ये न्यूज़ में भी इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 को लॉन्च किया गया था, मतलब इसका एक सेकंड वर्जन जो है वो लेकर आया गया था। पहली स्कीम में क्या था, 2.0 वाली स्कीम में क्या है, उसको हम थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। कंप्लीटली वॉलंटरी जो 2.0 वाली है दैट इज कंप्लीटली वॉलंटरी, मतलब अगर जो पहली वाली स्कीम थी उसके अंडर अगर कोई फार्मर अपने लिए किसी तरीके का लोन लेने के लिए जाता था फसल के लिए, तो उसको कंपल्सरीली ही अपनी जो क्रॉप है उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ता था कि भाई अगर आपको लोन चाहिए तो आपको इंश्योरेंस खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन अब इसको वॉलंटरी कर दिया गया है, अगर फार्मर चाहे तो लोन ले सकता है विदाउट गेटिंग हिज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस नहीं भी लेगा तो उसको लोन मिल जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है 2.0 वाली में, दैट इज कंप्लीटली वॉलंटरी इन नेचर। नेक्स्ट है लिमिट टू सेंट्रल सब्सिडी। हमने बात की थी अभी कि जो 50% है वो स्टेट देगा, 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। लेकिन सेंटर ने अपनी जो सब्सिडी टाइप है कि भाई हम प्रीमियम को भरेंगे, उसमें थोड़ी सी कटौती की है। अगर फसल आपकी इरिगेटेड एरियाज में लगी है तो लिमिट है 25%, और अगर क्रॉप अनइरिगेटेड एरियाज में लगी है तो उसका जो लिमिट है दैट इज 30%। मतलब 50% नहीं दे रहा सेंटर, अब 25% देगा इरिगेटेड एरियाज की फसल के लिए और 30% देगा आपकी अनइरिगेटेड एरियाज वाली फसल के लिए। तो ये आपने ध्यान रखना है, द लिमिट्स हैव चेंज्ड।
सेकेंड है मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स। पहले जो प्रोविजंस थे कि इस चीज़ की जो इंश्योरेंस मिलेगा, उस चीज़ का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा सेंटर डिसाइड करता था। लेकिन अब सेंटर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी है कि आप जो चाहते हो कि भाई इसके खिलाफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, कि क्या कोई लोकल क्लाइमेट के रिगार्डिंग इंश्योरेंस मिलना चाहिए, कोई एनिमल ने अगर फसल खराब कर दी तो उसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो फिर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये डिसाइड करने की, दैट हैज़ बीन गिवन टू द स्टेट्स। मतलब स्टेट्स को ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा पावर्स उनको दे दी गई हैं। नेक्स्ट है पेनलाइजिंग दी पेंडेंसी। अगर इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो पैसा इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे आपको। इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको वो क्लेम देने में नाकामयाब हो जाती है या फिर लेट हो जाती है, तब उसके खिलाफ जो है पेनलाइजिंग एक्शंस लिए जाएंगे, दैट इज पनिशेबल ऑफेंस। तो एक लिमिट, एक डेट सेट कर दी गई है कि इस डेट तक अगर आपने क्लेम नहीं जस्टिफाई किया तो फिर आपकी कंपनी के खिलाफ हम लोग एक्शंस ले लेंगे। तो ये एक तरीके का आपको इंश्योरेंस कंपनी पर एक कड़ी नज़र रखने का एक तरीका है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन दी ICE एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। मतलब फार्मर को ये अवेयर करवाना कि आपके पास ये राइट है कि आप अपनी क्रॉप को इंश्योर कर पाओ और आपको कम प्रीमियम रेट्स ही भरने पड़ेंगे। तो इसके रिगार्डिंग सेंसिटाइजेशन जो करनी है वो किसके द्वारा की जाएगी? इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा की जाएगी। और जो इस पूरी चीज़ में पैसा लगेगा, जो फंड आएगा, दैट फंड भी इज दी 0.5% ऑफ द टोटल प्रीमियम कलेक्टेड। जितना भी प्रीमियम आपने फार्मर से कलेक्ट किया है उसका जो 0.5% है वो आप लगाओगे इन द अवेयरनेस एक्टिविटीज रिगार्डिंग दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो चेंज किए गए हैं फसल बीमा योजना 1.0 से 2.0 तक। क्या ये स्कीम है, क्या क्या प्रीमियम रेट्स हैं और क्या इसमें चेंजेस लेकर आए गए हैं, ये आपको इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली इसको 5 साल हो चुके हैं लॉन्च किए हुए को, तो इस पर क्वेश्चन आराम से बन सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सरकार ने देखा कि भाई जो भी काम इस NIP के थ्रू किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं। तो इसको दोबारा से चैनल पर लेकर आने के लिए, मेन स्ट्रीम में लेकर आने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है सरकार को। तो ये तो न्यूज़ में इसलिए था। लेकिन अगर हम देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, है ना, तो हम देखते हैं कि 2019 और 20 का जो बजट पेश किया गया था बाय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को इसमें इनॉग्रेट किया था, जिसके अंडर इंडिया में पूरे या तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, और या फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवे, ब्रिजेस, दोनों टाइप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सोशल हो चाहे वो इकोनॉमिकल हो, उस पर अगले आने वाले 5 सालों में हम लोग 111 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें फास्टेस्टनेस लेकर आने के लिए ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें दोनों ही प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, और अगर हम देखें इसमें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो इसमें जो फंडिंग वाला पैटर्न है आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें जो फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, सेंटर गवर्नमेंट भी करेगी, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आपको शेयर याद रखना है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी ब्रिज अगर बन रहा है, तो उसमें जो 40% हिस्सा है, 40% जो फंड है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और जो 39% है दैट इज बाय द सेंटर गवर्नमेंट, और जो बाकी बचा हुआ 21% है दैट इज बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, आपको याद रहेगा सेंटर का जो स्टेट है उसका है 40%, सेंटर का है 39%, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका है 21%। तो ये फंडिंग पैटर्न आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग आ सकती है। ठीक है, तो क्लियर है चीज़। चलो नेक्स्ट है इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स बाय नीति आयोग। नाम से क्लियर है कि भाई एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें नीति आयोग ने इंडिया के स्टेट्स को रैंक किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनोवेशन लेवल। तो ये देखते हैं कि भाई इसमें कौन से स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, किसने बुरा परफॉर्म किया है, और क्या पैरामीटर्स है इंडेक्स को लगाने के। तो अगर हम देखें टॉप किसने किया है, इट इज टॉप्ड बाय दी कर्नाटका गवर्नमेंट, और जो सेकंड नंबर पर है दैट इज महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र को हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि महाराष्ट्र पहले सेकंड नंबर पे नहीं था, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु था, लेकिन महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को रिप्लेस कर दिया है और अल्टीमेटली महाराष्ट्र हैज़ बिकम द सेकंड टॉप परफॉर्मर इन द इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स। अगर हम वर्स्ट परफॉर्मर की बात करें कि जिसने सबसे ज़्यादा बुरा किया है, मतलब उसके स्टेट में कुछ भी इनोवेटिव एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, तो दैट इज़ द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार जो है वो सबसे बॉटम रैंक पर है। अगर हम देखें कि भाई इस जो इंडेक्स है वो कितने डायमेंशंस और कितने पैरामीटर्स को इंक्लूड करता है, कि भाई आप कैसे बोल रहे हो कि किस स्टेट में इनोवेशन ज़्यादा हुई है और किस स्टेट में इनोवेशन कम हुई है। तो अगर हम देखें इसके देयर आर टू डायमेंशंस, द इनेबलर्स एंड द परफॉर्मेंस, कि किसी भी स्टेट में इनेबलर्स वाले जो पैरामीटर्स हैं वो अचीव किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, परफॉर्मेंस वाले कि भाई अल्टीमेटली जब आपने पैसा लगा दिया, लोगों को स्किल प्रोवाइड कर दी, उसके बाद जो आउटपुट निकला है वो कैसा है। तो दोनों ही चीज़ों को इसने कंपेयर किया है नीति आयोग ने। तो अगर हम देखें इनेबलर्स वाले में आपको 5 कंपोनेंट्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर दी 5 पैरामीटर्स रिगार्डिंग द इनेबलर्स इन द इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में, इसलिए आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम इनेबलर्स की बात करें तो इसमें 5 हैं। पहला है ह्यूमन कैपिटल, मतलब आपने लोगों को स्किल प्रोवाइड करनी है कि भाई वो एक इनोवेशन कर सके, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को अच्छे तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सेकंड, जब आपने उनको एजुकेशन दे दी तब वो जो अपना कोई स्टार्टअप कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, इनोवेशन करने जा रहे हैं, उसके लिए फंडिंग भी तो चाहिए। तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स है वो भी जस्टिफाई होने चाहिए, वो भी सेटिस्फाई करने चाहिए उसको। पैसे भी मिल गए, स्किल भी मिल गई। उसके बाद नॉलेज वर्कर्स, आपके उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आपको और स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत है, तो आपके पास नॉलेज वर्कर्स भी होने चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो मतलब अच्छी चीज़ है। फोर्थ है बिजनेस एनवायरनमेंट, आपके पास सब कुछ, आपने पैसा भी लगा लिया, आपके पास स्किल भी है, आपके पास नॉलेज वर्कर्स भी हैं, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, सरकार की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है या फिर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, तब भी बात नहीं बनेगी। इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। लास्ट है इसमें सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट, कि भाई ऐसा ना हो कि बहुत छोटी छोटी बातों पर आप लीगल केस कर देते हैं, तो सरकार एकदम से अपने लॉ ना चेंज कर दे, जो लॉज हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए चले, तो उसके लिए ध्यान रखना है कि सेफ्टी और लीगल एनवायरनमेंट वाला पैरामीटर भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपने जस्ट रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है कि भाई इनोवेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और वही पैरामीटर्स हैं द इनेबलर्स में। ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद जो परफॉर्मेंस वाली डायमेंशन है उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है आपका नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन। नॉलेज आउटपुट का मतलब है कि आपने सारा पैसा लगा दिया, कंपनी सेटअप कर दी, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला, कि क्या वो कंपनी ढंग से काम कर रही है, कि क्या उसमें जो पर्सन्स लगे हुए हैं काम करने के लिए वो इतने ही नॉलेजेबल हैं, क्या उनमें कोई ग्रोथ या स्किल की इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। एक तो ये पैरामीटर है, और दूसरा है नॉलेज की डिफ्यूजन। अगर किसी एक कंपनी ने बाकी सोसाइटी को अवेयर नहीं किया कि इनोवेशन आपने ये की है, लोगों तक घर घर नहीं पहुंचाया, तो फिर उस इनोवेशन का फ़ायदा कोई नहीं है। तो नॉलेज की आउटपुट भी देखनी है और नॉलेज की डिफ्यूजन भी देखनी है इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो अगर ये सभी चीज़ें साथ के साथ चीज़ें अगर ढंग से जा रही हैं, इसका मतलब उस स्टेट ने वो अपने एरिया में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। तभी कर्नाटका ने टॉप किया है, क्योंकि उसने सारे पैरामीटर्स पर अपने आप को प्रूव किया है, और बिहार ने ये सब नहीं किया है। दैट इज़ वाई इट इज़ द वर्स्ट परफॉर्मर इन द इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स विच इज़ रिलीज्ड बाय द नीति आयोग। ठीक है, आपको इंडेक्स ध्यान रखना है, स्टेट की रैंकिंग ध्यान रखनी है और पैरामीटर्स ध्यान रखने हैं। चलें आगे, चलो नेक्स्ट है अबाउट कोविशील्ड। ये जनवरी महीने में काफ़ी ज़्यादा इन न्यूज़ में थे, क्योंकि इंडिया में 2 वैक्सीन ऐसी आई हैं जो लोगों को लग रही हैं अगेंस्ट दी कोरोना। एक है उनमें से कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। दोनों देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो ये डेवलप किसने करी है? इट इज़ बिन डेवलप्ड बाय दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड दी एस्ट्राजेनेका कंपनी। ये तो आपने ध्यान रखना है। और इंडिया में किसने कोलैबोरेशन किया है इसके साथ? पुणे में एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये इसने मिलकर कोलैबोरेशन के साथ में इंडिया में ये वैक्सीन्स प्रोवाइड करवाई है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर कोविशील्ड को बनाया है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन लगाने का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपकी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू एक वायरस को इंजेक्ट करवा दिया है। अगर ये वैक्सीन जो है वो कोरोना के अगेंस्ट है, तो वैक्सीन का मतलब ही ये होता है कि उसमें एक ऐसा इनएक्टिव वायरस, कोरोना वायरस ही इनएक्टिव कोरोना वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट करवा दे,
ताकि बॉडी को पता लगे कि भाई कुछ फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एंटर हुआ है और उसके खिलाफ मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना है। तो जब वो वैक्सीन के थ्रू वायरस आपकी बॉडी में जाता है तब बॉडी को लगता है कि भाई मुझे इम्यूनाइजेशन करनी है अपनी, मतलब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है अगर फ्यूचर में ये वायरस आ गया तो। ठीक है, तो बेसिकली मतलब वैक्सीन का यही होता है कि बॉडी को याद दिलाना, बॉडी को ये बताना कि ऐसे टाइप का भी वायरस है, अगर फ्यूचर में ये आ जाए तो उसके लिए आपको जो रिस्पॉन्स है वो बहुत जल्दी करना है, डिले नहीं करना है उसमें। क्योंकि अगर डिले हो गया रिस्पॉन्स, जब एक्टिव कोरोना वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट हुआ, चला गया बॉडी में, तब थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो कोविशील्ड में जो वायरस है, वायरस यूज़ किया गया है रेप्लिकेशन डेफिशिएंट चिंपैंजी वायरल वेक्टर, मतलब एक ऐसा वायरस जो चिंपैंजी जो है उनमें इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, सर्दी जुकाम कर देता है। ऐसा ही एक वायरस, उसमें हमने क्या किया है, जो कोरोना का SARS-CoV-2 वायरस का स्पाइक प्रोटीन है ये इंक्लूड करवाया है और इसको हमने वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करवाया है। तो बॉडी को ये पता लगा है कि भाई एक वायरस है जिसके अंदर ये वाला प्रोटीन है और यही प्रोटीन इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से कोरोना होता है। तो जब बॉडी को ये पता लगा कि भाई ये बॉडी में कुछ एंटर की है चीज़, तो मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। तभी जब वैक्सीन्स लगती हैं तो 2-3 दिन के लिए बुखार आता है, बिकॉज क्योंकि ये जो वैक्सीन लगी है उसमें बेसिकली वायरस तो इंजेक्ट करवाया आपकी बॉडी में, तो बॉडी का उस टाइम पे भी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है थोड़ा सा, बट वो हल्का सा स्लो होता है। और जो ये वैक्सीन में वायरस होते हैं वो बहुत इनएक्टिव होते हैं, ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी वायरस का एक मैकेनिज्म है जिससे वो बॉडी को हार्म करता है, वो बॉडी में एंटर करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। अगर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाए तो फिर बॉडी में इतना ज़्यादा हार्म वो क्रिएट नहीं कर सकता। तो जो वैक्सीन में हम लोग वायरस इंजेक्ट करवाते हैं, या तो वो इनएक्टिव हो सकता है या वो पार्शियली एक्टिव हो सकता है, वो बॉडी में जाके अपने को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई आपको बुखार बहुत कम मात्रा में आता है और आपकी बॉडी को लेकिन ये पता लग जाता है कि भाई ऐसा वायरस भी दुनिया में प्रेजेंट है और अगर फ्यूचर में दोबारा बॉडी में आया तो मुझे ये वाली एंटीबॉडीज़ बनानी है जिससे मैं इस वायरस से लड़ सकूँ। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म है किसी भी वैक्सीन का। तो कोविशील्ड में आपको ध्यान रखना किसने बनाई है और इसमें कौन सा जो वेक्टर है, कौन सा जो वायरस है उसको इंजेक्ट हम लोगों ने करवाया है, क्योंकि डिफरेंस है दोनों में। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उन दोनों में डिफरेंस है, तभी हम लोगों ने इसका पढ़ा है और अब अगले हम लोग नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन है इंडिया में इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन, इंडिया ने खुद बनाई है। किसने बनाई है इंडिया में? भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक कंपनी ने इंडिया में पहली बार इंडिजिनस वैक्सीन बनाई है जो कोरोना से लड़ने के लिए कामगार साबित हुई है और ये लोगों को लग भी रही है अभी। इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है, इसने इनएक्टिव जो वायरस है, इनएक्टिव कोरोना वायरस थ्रू द इंजेक्शन, थ्रू द वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट करवाया है। और अगर वो इनएक्टिव है तो बॉडी में जाके अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो आपको कोई हार्म कॉज नहीं करेगा। लेकिन बॉडी को पता लग गया कि भाई ऐसा भी कोई वायरस है जो बॉडी में आ सकता है फ्यूचर में, जिसके रिगार्डिंग मुझे एंटीबॉडीज बनानी है। यही काम होता है वैक्सीन का। ठीक है, उस वाले में जो कोविशील्ड थी उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जो चिंपैंजीज में जो सर्दी जुकाम क्रिएट करता है उस वायरस में हम लोगों ने SARS-CoV-2 मतलब कोरोना के रिगार्डिंग जो प्रोटीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोरोना, उसको इंक्लूड किया है और फिर बॉडी में इंजेक्ट करवाया है। तो उससे बॉडी में रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बहुत जल्दी हो जाएगा फ्यूचर में। लेकिन जो कोवैक्सीन है उसमें हम लोगों ने प्रॉपर कोरोना वायरस को ही इनएक्टिव किया है पहले, ताकि बॉडी में जाके मल्टीप्लाई नहीं करे और अल्टीमेटली बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, जो इम्यूनाइजेशन है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन सके। तो आपको ध्यान रखना है किसने कौन सी डेवलप करी है, इंडिया में कौन सी लग रही है। तो इंडिया में दोनों वैक्सीन लग रही हैं। जिस भी हॉस्पिटल में जो पहुंच जाती है पहले उसके थ्रू ही वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाती है, बिकॉज वायरस में अब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसको भी बहुत ज़्यादा फास्ट किया जा रहा है। ठीक है, दोनों आपको वैक्सीन ध्यान रखनी है किसने बनाई है और क्या इनका मैकेनिज्म है और बेसिक पर्पस क्या है वैक्सीन को लगाने का, वो एक बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इंडिया की ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। आर्कटिक पॉलिसी है, नाम से क्लियर है कि भाई एक ऐसी पॉलिसी जो आर्कटिक ओशन में जो भी ग्लेशियर्स या ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर, ये सब चीज़ें जो प्रेजेंट हैं, या फिर सी फ्लोर पर आर्कटिक ओशन के जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनकी एक्सप्लोरेशन कैसे करें, सभी कंट्रीज़ के साथ में कैसे सहयोग बना के चलें, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस आर्कटिक पॉलिसी में इंडिया ने डिक्लेयर करी हैं। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी, इंडिया चाहता है टू एक्सपैंड द साइंटिफिक रिसर्च एंड सस्टेनेबल टूरिज्म।
टूरिज्म तो चलो अच्छी बात है, लेकिन वो टूरिज्म कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टूरिज्म के चक्कर में आपने पूरा आर्कटिक ओशन का जो इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, उसको हार्म पहुंचा दिया। तो अल्टीमेटली जब हार्म पहुंचाओगे तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। तो टूरिज्म शुड बी सस्टेनेबल, और जो रिसर्च होगी, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने की बात कर रहा है इंडिया, और साथ में जो भी मिनरल्स और ऑयल प्रेजेंट हैं आर्कटिक ओशन के सी फ्लोर पर, उसके एक्सप्लोरेशन करने के लिए भी इंडिया ने कुछ जोर दिया है जिस पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दीज आर दी हाइलाइट्स ऑफ द आर्कटिक पॉलिसी। और अगर हम बात करें, इंडिया ने ऑलरेडी रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश किया हुआ है आर्कटिक ओशन में। रिसर्च स्टेशन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर इंडिया रहकर आर्कटिक में होने वाले क्लाइमेट चेंज, आर्कटिक में होने वाले ग्लोबल वार्मिंग, कैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक के ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, कितनी स्पीड से मेल्ट कर रहे हैं, क्या इनकी प्रोसेस है, ये सब स्टडी करता है इंडिया वहाँ पर। तो जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक में, उसका नाम है हिमाद्री। द नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इज हिमाद्री। और इसमें एक और चीज़ है पॉलिसी में, इंडिया ने ये कहा है कि अगर हमें आर्कटिक को स्टडी करना है, देखो आर्कटिक कैसा रीजन है, एक बहुत ठंडा रीजन जहाँ पर ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं। सिमिलरली अंटार्कटिका, वहाँ पर भी बहुत ठंडा रीजन है, ग्लेशियर बहुत ज़्यादा है। तो दीज आर द टू पोल्स ऑफ अर्थ, एक है आपका नॉर्थ पोल आर्कटिक वाला, और एक है आपका साउथ पोल अंटार्कटिका वाला। तो जब दोनों ही चीज़ों में बहुत ठंडी जगह हैं, बहुत ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी क्या ऐसी कोई जगह है जो इनसे मैच करती हो? इंडिया में ऐसी जगह है। इंडिया में कौन सी जगह है ऐसे? जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट आपके वेस्टर्न हिमालयाज के ऊपर ग्लेशियर्स। जम्मू कश्मीर में आपका सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ये काफ़ी सारे ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं जम्मू कश्मीर में, जो बिल्कुल सेम जगह हैं जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका में है। तो दैट इज़ वाई इंडिया का ये जो वेस्टर्न हिमालयाज वाला पार्ट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थर्ड पोल ऑफ द अर्थ, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं ज़्यादा इसमें आर्कटिक और अंटार्कटिका के कंपैरिजन में। तो इंडिया ये कहता है कि अगर मुझे आर्कटिक को स्टडी करना है तो मुझे आर्कटिक में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इंडिया के जो वेस्टर्न हिमालयाज के ग्लेशियर्स हैं उनको ही स्टडी अगर कर लूँगा तो मुझे आर्कटिक के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो मेरा आने जाने का खर्चा, मेरी और जो मेहनत है वो बच जाएगी। तो इसमें इंडिया ने इस पर भी जोर दिया है कि इंडिया विल ट्राई टू मोर फोकस ऑन द रिसर्च ऑन दी वेस्टर्न हिमालयाज के ग्लेशियर्स। तो इसमें एक और ये चीज़ लिखी गई है। अगर हम आर्कटिक रीजन की बात करें, आर्कटिक रीजन का अगर हम बात करें तो दीज आर दी कंट्रीज विच इज टचिंग दी आर्कटिक ओशन: रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क कंट्री के पास है, कनाडा, और साथ में है आपका ये अलास्का वाला रीजन जो यूएसए के पास है। तो ये जो 8 कंट्रीज हैं टोटल, दीज आर टचिंग दी आर्कटिक ओशन। और यही 8 कंट्रीज किसका पार्ट है? आर्कटिक काउंसिल का भी पार्ट है। जो भी कंट्री टच कर रही है आर्कटिक ओशन को, दोज कंट्रीज आर पार्ट ऑफ आर्कटिक काउंसिल। तो ये 8 कंट्रीज हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल, ऑब्वियसली इट इज नॉट टचिंग द आर्कटिक ओशन, बट इंडिया इज द एसोसिएट मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल। एसोसिएट मेंबर का मतलब होता है कि आप उनकी मीटिंग्स में हिस्सा ले सकते हो, लेकिन आप उनकी मीटिंग्स में वोट नहीं कर सकते। आपसे पूछा जाएगा कि भाई कैसे करें कैसे नहीं करें, बट जो अल्टीमेट डिसीजन होगा दैट विल बी ऑफ दीज 8 कंट्रीज। ठीक है, तो इंडिया इज नॉट द मेंबर, इंडिया इज जस्ट ओनली द एसोसिएट मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल। तो क्या इस ड्राफ्ट पॉलिसी में है, क्या इंडिया करना चाह रहा है, और क्या आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज टच कर रही हैं, ये अपने 8 कंट्रीज ध्यान रखनी है। क्योंकि रिसेंटली एक और न्यूज़ में है ये कि चाइना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि ये भी आर्कटिक काउंसिल का पार्ट बन जाए, क्योंकि जो भी कंट्री इसको टच करेगी उसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ राइट्स हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट जितने मिनरल्स हैं उनको वो एक्सप्लोर कर सके। अगर आप बात करें मिनरल्स की तो सी फ्लोर पर इतने मिनरल्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, सिल्वर है, आपका जिंक है, कार्बन है, कॉपर है, सब कुछ आपको सी फ्लोर पर मिलता है। तो सी फ्लोर इज फुल ऑफ मिनरल्स। तो अगर जिस कंट्री के पास उनका एक्सेस है, इसका मतलब उस कंट्री के पास मिनरल्स के रिगार्डिंग पावर है। जिस कंट्री के पास मिनरल्स हैं उस कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाता है बहुत जल्दी ही। ठीक है, तो दैट इज वाई चाइना इज ट्राइंग टू बिकम द मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल, बट उसको वो टच नहीं करता है, तो अल्टीमेटली थोड़ा सा इशू भी चल रहा है। बट आपको ये चीज़ें ध्यान जरूर होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट ये न्यूज़ में था क्योंकि अभी रिसेंटली इसने एक जो अल्ट्रा वायलेट ब्राइट स्टार जो गैलेक्सी में है उसको थोड़ा सा देखा है।
अगर हम देखें कि एस्ट्रोसैट बेसिकली है क्या, एस्ट्रोसैट का आपने ध्यान रखना है, एस्ट्रोसैट इज द मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया, मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया इन स्पेस, इन स्पेस। अगर हम किसी चीज को अर्थ पे रहकर देखें कि भाई कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है, कोई मीटेरॉयड आ रहा है, कोई तारा निकल के गया है यहाँ से, या तारा टूट गया है, तो अल्टीमेटली वो थोड़ा सा कम हमें इमेज का दिखाई देगा। लेकिन अगर हम उसी चीज को स्पेस में जाके देखें, हम स्पेस में प्रेजेंट हैं अभी और स्पेस में बैठ के देख रहे हैं कि भाई एस्ट्रॉयड ऐसे से घूम रहा है, तो अल्टीमेटली ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आएंगी, ज़्यादा पिक्सल की इमेजेस आएंगी, ज़्यादा डीपली स्टडी हम कर पाएंगे। तो इसी वजह से जो अर्थ पे रह के टेलीस्कोप नहीं कर पाते हैं, वो इंडिया ने क्या सोचा है कि हम लोग स्पेस में एक ऑब्जर्वेटरी स्टेशन बनाते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। और ये कैसी ऑब्जर्वेटरी, इट इज़ मल्टी वेवलेंथ, कि भाई ये एक चार जो है आपकी अल्ट्रावायलेट, विजिबल और एक्सरे, इन तीन जो ये वेवलेंथ है उनको ये देख सकती है। हम लोग क्या है, सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं बाय द नेकेड आइज, जो विबग्योर है आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, हम सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं। लेकिन इसमें टेलीस्कोप्स ऐसे लगे हुए हैं कि भाई ये अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख सकता है और ये एक्सरे को भी देख सकता है। तो इसने अभी रिसेंटली इसने न्यूज़ में था क्योंकि इसने एक ऐसा स्टार खोजा है, एक एक्स्ट्रा स्टार देखा है जिसमें से कौन सी लाइट निकल रही थी, अल्ट्रावायलेट लाइट निकल रही थी, जिसमें से जो हम लोग ह्यूमन की नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट इसके टेलीस्कोप की वजह से जरूर देख पाया हम उसको। ठीक है, तो आपने एस्ट्रोसैट के बारे में ध्यान रखना है और ये न्यूज़ में क्यों था। इसमें देखो विजिबल लाइट है आपकी, यूवी लाइट और एक्सरे लाइट, ये तीन वेवलेंथ्स को ये स्टडी कर पाता है। इसकी हम लोग एफिशिएंसी और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये रेडियो वेव्स, ये गामा वेव्स, इनको भी देख सके। लेकिन अभी तक ये सिर्फ इन पांच को ही देख पाता है, विजिबल, यूवी और एक्सरे। यूवी का भी एक आपका फार यूवी है, एक आपका नियर यूवी है, और एक्सरे में एक हार्ड एक्सरे है और एक सॉफ्ट एक्सरे है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पेपर में अगर आ भी जाए कि क्या दोनों हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे को देख पाता है, तो यस, हाँ भाई देख पाता है। क्या ये चीज़ है, क्या ये ऑब्जर्वेटरी है, क्यों हमने इसको स्पेस में भेजा है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और ये हमने कब लॉन्च किया था, ये हमने लॉन्च किया था 2015 28 सितंबर 2015 में ये लॉन्च था। इसरो ने इसको लॉन्च किया था। इसरो इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने इसको लॉन्च किया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। और इसके क्या बेसिकली फीचर्स हैं, इसमें एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है आपका अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसी टेलीस्कोप की हेल्प से किसी भी स्टार से अगर अल्ट्रावायलेट लाइट निकल रही है तो हम उसको देख पाते हैं। तो इसी टेलीस्कोप ने ही उस अल्ट्रावायलेट वाले स्टार को देखा है, इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है, रहेगा याद। चलो नेक्स्ट है जीआई टैग सॉट फॉर इंडियाज कॉस्टलीस्ट मशरूम। इंडिया में जीआई टैग क्या होते हैं, कहाँ पर ये मशरूम पाया जाता है, क्यों जीआई टैग इसको दिया गया है, ये हम सारा इसमें देखेंगे। पहले देखते हैं कि जो कॉस्टलीस्ट मशरूम है ये मिलता कहाँ है। इट इज़ फाउंड इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि भाई क्या ऐसे की पॉइंट्स है। ये 20,000 पर किलो मिलता है। एनर्जी मिलती है इतनी मिलती है नहीं पता, लेकिन महंगा बहुत मिलता है ये। इट इज़ द कॉस्टलीस्ट मशरूम पूरे इंडिया में, कि बहुत ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होगी। क्योंकि महंगा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब अगर आप इसको खाओगे तो अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो फिर इसको हल्का सा क्योर करने में हेल्प करता है। दैट इज़ वाई ये बहुत कॉस्टलीस्ट है। अगर हम जीआई टैग की बात करें, जीआई टैग का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कि भाई वो जो चीज़ बनी है वो उसी एरिया में बनी है तो अच्छी क्वालिटी उसकी होगी। जम्मू कश्मीर में अगर ये मशरूम उगाया जाता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, लोग इसको खरीद लेंगे 20,000 रुपये देकर भी। लेकिन अगर कोई मध्य प्रदेश का कोई पर्सन बोले कि भाई मैंने जम्मू कश्मीर वाला ये जो कौशल मशरूम है वो यहाँ पर लगाया है और मैं इसको 20,000 रुपये किलो में बेचूं, तो ये इलीगल होगा अब उसके लिए, क्योंकि जो चीज़ जिस जगह के लिए जानी जाती है वो वहीं पर उगाई जाएगी। ठीक बात है। तो दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, उस जोग्राफी को इंडिकेट करने वाला टैग है वो, बाकी और कोई इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। तो इट कैन बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कोई क्रॉप हो सकती है, राइस हो सकता है, वीट हो सकता है, कोई इनकी वैरायटी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है चीज़, कोई भी नेचुरली कोई ट्री मिलता हो, या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो किसी इंडस्ट्री में बनाया हो कि वहीं पर अगर बनेगी तो अल्टीमेटली अच्छी बनेगी ये। तो ये तीन चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चर्ड, नेचुरल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इन सभी के रिगार्डिंग जीआई टैग दिया जाता है। और ये कितने साल के लिए दिया जाता है, इट इज़ गिवन फॉर द 10 ईयर्स। और ये सिर्फ इंडिया में ही इंप्लीमेंट कर सकते हो आप पाकिस्तान वाले डिस्ट्रिक्ट को ये नहीं बोल सकते कि आप जम्मू कश्मीर वाला जो ये जीआई टैग का मशरूम है उसको क्यों लगा रहे हो,
क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें कि इंडिया वाला कॉस्टिएस्ट मशरूम कोई और कंट्री नहीं लगाएगा तो वो जीआई टैग नहीं होगा उसका, दैट विल बी कम अंडर दी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका एक मैकेनिज्म है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन उसके अंडर पूरे वर्ल्ड में जो है पेटेंट और कॉपीराइट और जीआई टैग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट हम इंडिया की बात करते हैं तो 10 साल के लिए मिलता है, और किसी भी जगह पर मिलने वाली किसी चीज़ को कोई और जगह का पर्सन यूज़ नहीं कर सकता और ये बेच नहीं सकता। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जीआई टैग देने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, दैट इज गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इस एक्ट के अंदर जीआई टैग दिया जाता है, इसमें इंक्लूड किया जाता है, शेड्यूल किया जाता है, इसमें 10 साल के लिए इसको इंक्लूड किया जाता है। और साथ में इंडिया में पहला ऐसा प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था, दैट वाज दार्जिलिंग टी। मतलब एक ऐसी चाय जो दार्जिलिंग में ही मिलती है, उसकी वही खास प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको जीआई टैग पहली बार मिला गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, चलो आई थिंक ये समझ आ गया होगा पूरा का पूरा कि क्यों कॉस्टल मशरूम है, कहाँ मिलता है और क्या जीआई टैग का पीछे का बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पार्कर सोलर प्रोब। नाम से क्लियर है, सोलर प्रोब है, मतलब कौन किसको स्टडी करेगा, ये सन को स्टडी करेगा। अगर आप सन को देखो तो सन इज अ लाइक ऑफ आग का गोला जिसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है। इसमें से विजिबल लाइट निकल रही है, इसमें से यूवी लाइट निकल रही है, इसमें से गामा लाइट निकल रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अगर कोई भी चीज़ इसके बिल्कुल पास जाती है तो अल्टीमेटली वो मेल्ट हो जाएगी। तो पार्कर सोलर प्रोब इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक ऐसा प्रोब बनेगा जो सबसे ज़्यादा नज़दीक जाकर सन की इमेजेस लेगा, और वो इमेजेस लेगा सबसे पास जाकर, और इतना पास जाने के बावजूद भी वो मेल्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसकी जो पूरी बॉडी है वो एक ऐसी बॉडी है जो हीट को रेजिस्ट कर सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पास जाकर सन को स्टडी करेगा। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसने अभी सन के अराउंड जो 7th स्विंग है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसको काफ़ी लॉन्च करे हुए टाइम हो गया, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। तो अल्टीमेटली अभी तक ये सन के अराउंड 7 चक्कर लगा चुका है, और धीरे धीरे ये उस ऑर्बिट में आने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नज़दीक हो सन के, और अल्टीमेटली बहुत अच्छी इमेजेस क्लिक कर सके पास में जाके। मेल्ट तो होगा नहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगा रखी है इसकी बॉडी पे। ठीक है, चलो अगर हम देखें करेगा क्या, तो हमने देखा कि ये सन को स्टडी करेगा, लेकिन सन की भी किस चीज़ को स्टडी करेगा। हमें पता है कि जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कोरोना। सन्स आउटर मोस्ट लेयर इज कोरोना। जो कोरोना है, कोरोना में से एक चीज़ निकलती है दैट इज CME। मतलब अगर आप पूरे सन को अगर आप देखो तो जो सबसे लास्ट लेयर है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, उस लेयर में से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो हीट है, हीट भी पूरा आग जो निकली है लावा के फॉर्म में, वो पूरी की पूरी स्पेस में चली जाती है। और वो क्यों चली जाती है, बिकॉज ऑफ एनी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑन दी सन का एनवायरनमेंट। तो वो स्टडी कर रहे हैं साइंटिस्ट अभी। लेकिन हमें ये पता है कि जो कोरोना से CMEs निकल रहे हैं दैट आर कोरोनल मास इजेक्शन। मास इजेक्शन है मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठे अमाउंट में आग के गोले स्पेस की तरफ जा रहे हैं जो अर्थ तक भी आ सकते हैं। और अगर वो अर्थ तक आते हैं तो पूरे अर्थ की जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज हैं, टीवी है, DTH है, इन सब पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये पूरे के डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो इनकी वजह से अर्थ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए साइंटिस्ट चाहते हैं कि भाई ये प्रेडिक्ट कर सकें कि भाई CMEs कब रिलीज़ होंगे और ये क्यों रिलीज़ होते हैं, इसका कम से कम रीज़न तो पता हो ना। तो अल्टीमेटली इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए कि वाई द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन कोरोना इजेक्ट्स द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और फायर इनटू द स्पेस ऑफ एनी प्लैनेट। किसी पर जा सकती है, अर्थ पे जा सकती है, वीनस पे जा सकती है, मरकरी पर जा सकती है, वो तो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती है। लेकिन अर्थ के लिए हानिकारक क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, तो हमारे को ज़्यादा दिक्कत है उससे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिक इसका जो काम है दैट इज टू स्टडी दी आउटर लेयर ऑफ सन्स कोरोना। और ये क्या करेगा, इसका जो पूरा का पूरा एक मिशन का एक आप कह लो ऑब्जेक्टिव है, दैट ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी दी सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड टू स्टडी दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन। जैसे अर्थ के अराउंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, है ना, वैसे ही आपके सन के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस होती रहती हैं। उस वेरिएशन की वजह से ही ऐसा माना जाता है कि ये CMEs रिलीज होते हैं। लेकिन इसके बारे में कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। इसको कंफर्म करने के लिए ही
मतलब टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन एंड टू स्टडी कि वाई कोरोना रिलीजेस द कोरोनल मास इजेक्शन एट अ वेरी फ्रीक्वेंट रेट। इन सब के लिए जो भेजा गया है दैट इज पार्कर सोलर प्रोब, जो सबसे नज़दीक जाकर उसकी इमेजेस लेगा, उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेगा। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसने अभी जो 7th स्विंग है अराउंड द सन इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। देखो ये सन है, इस तरीके से ये पास आता जा रहा है सन के, पहले थोड़ा सा दूर था, फिर पास आ गया, थोड़ा सा और पास आ गया, तो अल्टीमेटली ऐसे ऑर्बिट में चले जाएगा जहाँ पर ये और ज़्यादा नज़दीक चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। सेंसस है क्या, कहाँ पर ये कंडक्ट होता है, कौन कौन सी सोसाइटीज़, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसका पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ये कंडक्ट हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? इन दी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये हुआ है क्योंकि उसी एरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ बर्ड्स आते हैं, चाहे वो माइग्रेटरी बर्ड्स हों, चाहे वो नॉर्मल इंडिया में रहने वाले ही इंडिजिनस बर्ड्स हों। तो ये पूरा एक एनुअल इवेंट है जो हर साल होता है। इस इवेंट का ये सिग्निफिकेंस है कि पूरे जो लोग हैं, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है इन द काउंटिंग ऑफ वाटर बर्ड्स। वाटर बर्ड्स मतलब जो भी बर्ड्स आपके वाटर वाले चीज़ जगह पर रहते हैं, जैसे आपका साइबेरियन क्रेन है, हंस है, सारस है, तो ये सारे वाटर बर्ड्स की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये कितने ज़्यादा प्रेजेंट हैं, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है, लोग गिनते हैं और अल्टीमेटली बताते हैं कि भाई हम लोगों ने इस चीज़ को, इस बर्ड को देखा है, इसकी इमेजेस हम लोगों ने क्लिक करी हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्टिसिपेशन करती हैं इसमें, दैट इज़ इंडिया में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS इंपॉर्टेंट है, एंड वेटलैंड इंटरनेशनल। वेटलैंड इंटरनेशनल है जो पूरे वर्ल्ड में वाटर बर्ड का सेंसस करवाती है। ये सिर्फ एशियन वाला है ना, तो ऐसा आपका सेंट्रल यूरोप में भी वाटर बर्ड सेंसस होता है, नॉर्थ अमेरिका वाली साइड में भी वाटर बर्ड सेंसस होता है। तो इंडिया वाला जो है दैट इज इन द कोलैबोरेशन ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड वेटलैंड इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताई गई हैं। कहाँ पर ये सेंसस कंडक्ट हुआ है, क्या ये एनुअली होता है, क्या ये हर 2 साल बाद होता है, क्या इसमें लोग करते हैं, क्या जाकर किस तरीके से काउंटिंग होती है, ये सारा हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं सहायक NG। NG का मतलब होता है न्यू जनरेशन। सहायक NG मतलब सहायक न्यू जनरेशन। आपको ध्यान रखना है कि सहायक जो ये है क्या, आपको ये ध्यान रखना है, इट इज़ अ एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। एक ऐसा कंटेनर जिसको आप एयर से ड्रॉप कर सकते हो, जिसमें आप 50 किलो तक की कोई भी चीज़ रख सकते हो और अल्टीमेटली कहीं पर पहुंचा सकते हो। तो ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी रिसेंटली DRDO ने इसका पहला जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया था, विच बिकम सक्सेसफुल इन नेचर। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कि भी DRDO ने कंडक्ट किया है। इट इज़ अ काइंड ऑफ एयर ड्रॉपेबल कंटेनर जो इंडिया ने खुद बनाया है, और अल्टीमेटली इसमें जो वेट है दैट द लिमिट इज़ द 50 kg। सहायक NG के नाम से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सहायक NG क्या कोई बॉम्ब है, कि क्या कोई मिसाइल है, कि क्या कोई सैटेलाइट है, और नन ऑफ द अबव। आपको पता हो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ कंटेनर जिसको एयर से ड्रॉप किया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सेमेरू वोल्केनो। हम लोगों ने काफ़ी वोल्केनोज किए हैं। अगर हम मार्च वाले करंट अफेयर की बात करें तो हम लोगों ने एक वोल्केनो किया था, सांगे वोल्केनो। सांगे वोल्केनो विच वॉज इन दी इक्वाडोर। ये भी रिसेंटली इरप्ट हुआ था, तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट थी। वैसे ही सेमेरू वोल्केनो भी अब जो है इरप्ट हुआ है। ये कहाँ पर है आपका? इट इज़ इन दी इंडोनेशिया का ईस्ट जावा प्रोविंस। ईस्ट ना भी याद रखो, सिंपल याद रख लो यार, जावा प्रोविंस है, या फिर इंडोनेशिया ही याद कर लो, कंट्री कम से कम याद कर लेना। ठीक है, तो जो भी वोल्केनो इरप्ट होता है वो किस कंट्री में है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर का मतलब ही होता है कि आप नॉर्मली करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको पता है वोल्केनो इरप्ट हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कमलम। कमलम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने जो ड्रैगन फ्रूट है, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, इस ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके रख दिया गया है कमलम। कमलम क्यों? बिकॉज इसकी जो शेप है दैट इज काइंड ऑफ लोटस। तो लोटस को हिंदी में कमलम कहते हैं, तो दैट इज वाई इसका नाम चेंज करके कमलम रख दिया गया है बाय द गुजरात गवर्नमेंट। पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर पूरे पैन इंडिया लेवल पर इसका नाम कमलम हो गया है, तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ड्रैगन फ्रूट का नाम हैज बीन चेंज टू दी कमलम। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कवच। एक्सरसाइज कवच एक ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया की नेवी,
इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की मिलिट्री और इंडिया की कोस्ट गार्ड, ये चारों के चारों जो कमांड्स हैं ये आपस में पार्टिसिपेट करती हैं ये देखने के लिए कि भाई अगर किसी सिचुएशन में वॉर हो जाए तो क्या हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी बनी हुई है, क्या हम लोग आपस में कम्युनिकेट ठीक से कर पा रहे हैं, कि क्या जो मिसाइल मंगाई गई है वो टाइम पर आ रही है। तो ये सब चेक करने के लिए एक्सरसाइज करते रहते हैं गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज कवच आपको ध्यान रखनी है जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड जो है पार्टिसिपेट करते हैं अपनी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक्सरसाइज कवच की क्या इंडिया फ्रांस के बीच में है, इंडिया जापान के बीच में है, या फिर विद इन द कमांड्स ऑफ इंडियन मिलिट्री है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान रखना है कवच इज दी बेसिकली इंडिया के विद इन द मिलिट्री स्फेयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आकाश NG मिसाइल। नेक्स्ट है आपका जो NG का मतलब है दैट इज न्यू जनरेशन, मतलब आकाश मिसाइल को हल्का सा थोड़ा सा डेवलप किया गया है और इसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई करी गई, दैट इज वाई इट इज बिकम द न्यू जनरेशन। तो अगर हम आकाश मिसाइल की बात करें तो मिसाइल कैसी है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब मिसाइल को सरफेस से आप एयर में लॉन्च कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी कंट्री ने हम पर कोई मिसाइल लॉन्च करी है जो एयर के थ्रू सरफेस पर टच करेगी तो हम उसको एयर में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज आकाश मिसाइल्स। ठीक है, क्योंकि एयर सिक्योरिटी के लिए बनाई है ना, तो सरफेस पर ये डिप्लॉयड होती हैं और जैसे कोई मिसाइल आती है फॉरेन की या फिर एनिमी की, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ में थी क्योंकि DRDO ने इसका पहला जो टेस्ट है, सबसे पहला आकाश मिसाइल पहले ही इंडिया में, लेकिन आकाश NG नहीं है, तो इस आकाश NG का पहला मेडन टेस्ट किया था DRDO ने जो सक्सेसफुल रहा था, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। ठीक है, तो क्यों न्यूज़ में था और ये क्या कैसी मिसाइल है ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत पर्व 2021। बेसिकली जब भी रिपब्लिक डे मनाया जाता है इंडिया में उसके साथ एक भारत पर्व भी मनाया जाता है टू सेलिब्रेट द कल्चर ऑफ इंडिया, टू सेलिब्रेट द टूरिज्म ऑफ इंडिया। ये दिखाने के लिए कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, इंडिया में कितने तरीके के लोग रहते हैं, कितने तरीके के प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ये सब बताने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए भी सेलिब्रेट द भारत पर्व, जिसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करवाता है प्रमोट, ऑर्गेनाइज? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करवाता है ये, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स क्वेश्चन पेपर में गलत होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कब मनाया जाता है, स्टार्ट हुआ था आपका 2016 वाले टाइम पे, 2016 वाले ईयर में। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे इंडिया में हिंदी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर रहा है सरकार। तो ये डे कब मनाया जाता है, दैट इज 10th जनवरी। ठीक है, 10th जनवरी को डे मनाया जाता है टू सेलिब्रेट द हिंदी लैंग्वेज, कि भाई कोई और जो लैंग्वेज है वो इंडिया में ओवर पावर ना कर ले, इंडिया का जो इंडिजिनस नेचर है, जो हिंदी लैंग्वेज है, उसको हम लोग इस तरीके से प्रिजर्व कर सके, लोगों तक अवेयरनेस फैला सकें कि भाई हिंदी को प्रमोट करो आप लोग भी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये RBI, क्योंकि RBI के पास ही पावर है कि पूरी डिजिटल पेमेंट्स, जो भी आप गूगल पे से ट्रांसफर करते हो, जो भी आप NEFT, RTGS, जो भी आप डिजिटल पेमेंट्स करते हो, ये सारा का सारा RBI के अंडर ही आता है। तो RBI ही रिलीज करती है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कि भाई किसी भी स्टेट में, किसी भी मतलब पूरे एरिया में कितना ज़्यादा अमाउंट में कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ऐप का यूज़ कर रहे हैं या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग कैश का यूज़ कर रहे हैं, उसको पता लगाने के लिए RBI रिलीज करता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, अगर हम देखें कि क्या पैरामीटर्स हैं इसके, कि भाई किस बेसिस पर हम कह रहे हैं कि इस स्टेट में डिजिटल पेमेंट ज़्यादा की जा रही है और डिजिटल पेमेंट नहीं की जा रही है, तो दीज आर दी 5 पैरामीटर्स जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला इज दी पेमेंट इनेबलर्स, कि पेमेंट जो आपने करी है वो ठीक टाइम से पहुंची भी है कि नहीं पहुंची है। आपने पेमेंट कर दिया, आपके बैंक से पैसे कट गए लेकिन अगले वाले के पास नहीं पहुंचे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर अच्छी चीज़ है ये। तो पेमेंट इनेबलर्स। सेकंड है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स। जो भी डिमांड साइड के फैक्टर्स हैं, अगर मैंने कोई पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मेरे पास मोबाइल इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिमांड साइड की इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सेकेंड आपका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड के फैक्टर्स, कि अगर आपने किसी को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं तो उस बैंक के पास भी क्या वो सुविधाएं हैं कि आपकी डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट कर सके, बहुत टाइम तो नहीं लग रहा है, उनके सर्वर तो नहीं ज़्यादा डाउन है। तो ये 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड वाले और सप्लाई साइड वाले। जो 2 हैं आपके पेमेंट परफॉर्मेंस,
कि कितनी जल्दी पेमेंट हो गई है, आपको कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है ये चीज़ के लेकर कि भाई पेमेंट जो करी है वो ठीक जगह पर पहुंच गई होगी, कोई बीच में हैकिंग और चीज़ें आपका जो अकाउंट है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, कि कितनी जो सुविधाएं हैं कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, कि कम से कम जो है हैरेसमेंट फेस करनी पड़े, हैसल फ्री जो है पूरी की पूरी आपकी ट्रांसफर उसको फील हो। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आरबीआई रिलीजेस द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम बोथ साइड, डिमांड साइड भी सप्लाई साइड भी, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड अल्टीमेटली सेंटर जो सिटीजन है उसकी सेंट्रिसिटी, सिटीजन को ध्यान में रखते हुए आपके लॉज बनाने और पॉलिसीज बनाने। ठीक है, इंडेक्स क्या है, किसने रिलीज किया है, न्यूज़ में क्यों था और इसके क्या पैरामीटर्स हैं, ये हमें इस टॉपिक के बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी। ब्रेल डे बेसिकली, ब्रेल इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, जो भी विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं अंधे होने की वजह से, तो उनको पढ़ने के लिए देयर इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, ब्रेल लैंग्वेज। तो ये वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुई ब्रेल, जिनका जो इन्होंने ही जो इस ब्रेल लैंग्वेज को डेवलप किया था कि भाई जो विजुअली लोग नहीं देख सकते हैं वो भी चीज़ों को पढ़ सकें, उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करी। तो उन्हीं के बर्थ पर हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे ऑन दी 4 जनवरी। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली 2019 में ही इसको शुरू किया गया है। ये बेसिकली इट वॉज दी 3rd वर्ल्ड ब्रेल डे। तो बेसिकली इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि लोगों को आप प्रमोट करो कि वो ब्रेल लैंग्वेज सीखें, है ना। तो अल्टीमेटली सभी चीज़ों में जो उनको पढ़ने जाने की वजह से जो दिक्कतें होती है वो ना फेस करनी पड़े उन्हें। ठीक है, तो आपको डे याद रखना है और ये कब मनाया जाता है और ये कौन मनाता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सागरमाला सी प्लेन सर्विस प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट है सी प्लेन प्रोजेक्ट। देखो इस तरीके की दिखती है सी प्लेन, जो बेसिकली पानी में चलती है, पानी से ही टेक ऑफ करती है और पानी में ही लैंड करती है। तो ये एक तरीका है किसी भी डैम में, रिजर्वायर में, रिवर में टूरिज्म को प्रमोट करने का। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या लेकर आया है, सागरमाला सी प्लेन सर्विस प्रोजेक्ट। और इसमें कुछ साइट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है कि भाई इन जगहों से लेकर इन जगहों तक हम लोग इस सी प्लेन सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई कौन कौन सी लोकेशंस हैं, तो पहली आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रही हूँ मैं, क्योंकि पोटेंशियल साइट्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी ये कुछ हैं जिनको बेसिकली इंक्लूड किया गया है कि इस पर तो कम से कम हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। तो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, गुवाहाटी रिवर फ्रंट जो भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसके अराउंड जो भी उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं वहाँ पर भी इसको प्रमोट किया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट, यमुना वाले एरिया में भी इसको प्रमोट किया जाएगा। उमरांगसो जो रिजर्वायर है वहाँ पर भी प्रमोट किया जाएगा। मुंबई एज अ हब, मुंबई वाले एरिया में भी, द्वारका गुजरात में है आपका, उस वाले एरिया में भी, कांडला ये भी गुजरात में है, कांडला इज अ पोर्ट। खिंडसी डैम इट इज़ इन दी महाराष्ट्र एंड इराई डैम इज इन दी उड़ीसा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो रिसेंटली अभी इंक्लूड किए गए हैं अंडर दी सागरमाला सी प्लेन प्रोजेक्ट। तो आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं कि भाई कौन सा है। स्टेटमेंट में अगर आए कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है अंडर दिस सागरमाला सी प्लेन सर्विस प्रोजेक्ट, तो आपको ये याद हो कि दीज आर दी साइट्स। या फिर हो सकता है कि 1 2 3 करके पूछें आपसे कि भाई ये साइट्स हैं, इनमें से चूज करो कि विच आर दी साइट्स अंडर दी सागरमाला सी प्लेन सर्विस। तो आपको कम से कम ये तो याद होनी ही चाहिए। ये जो है कुछ आपकी दीज आर दी प्रपोज्ड लोकेशंस। अगर हम देखें इसमें काफ़ी सारी और नहीं है, चंडीगढ़ है, इसमें आपका मांडवी डैम है, इसमें आपका सूरत वाला एरिया, आपका ये लोनावला वाला एरिया, इराई डैम तो चलो हमने देख ही दिया, अयोध्या वाला एरिया, इनमें भी काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। जो इंक्लूड किया गया है दीज आर दीज साइट्स, और आपको ये याद होनी चाहिए, साथ में इनका स्टेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और ये कौन सी स्कीम के अंडर लॉन्च की गई है, दिस इज लॉन्च्ड अंडर द स्कीम उड़ान। हमने मार्च वालों में भी किया था। उड़ान स्कीम इज दी उड़े देश के आम नागरिक, कि भाई जो आम नागरिक हैं इंडिया में जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है वो भी एयरप्लेन के थ्रू ट्रैवल कर सके, थोड़े से कम अमाउंट की जो टिकट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं अंडर दिस उड़ान स्कीम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दिस सी प्लेन सर्विस इज ऑल्सो अंडर दी उड़ान स्कीम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 40th इंडियन एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका।
तो इंडिया का ये 14th एक्सपेडिशंस है जिसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट, काफ़ी ज़्यादा जो आपके लोग हैं इस चीज़ पर बैठकर जाएंगे, अंटार्कटिका में रहेंगे और ये रिसर्च करेंगे कि अंटार्कटिका में किस तरीके से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का ऑन दी अंटार्कटिका का सरफेस और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं टू प्रिवेंट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का 40th एक्सपेडिशन है, 40वां एक्सपेडिशन है और ये किसने लॉन्च किया? इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये इंपॉर्टेंट है। साथ में जो वेसल है जिस पर ये बेसिकली शिप जो है जिस पर बैठकर ये जाएंगे उसका नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज आइस क्लास वेसल MV वेसिली गोलोविन। बहुत बड़ा नाम है लेकिन आप याद कर सकते हैं उसको, वेसिली गोलोविन के नाम से याद कर लो कि भाई वेसिली गोलोविन एक पूरा वेसल है, एक व्हीकल है जिस पर इंडिया का जो 40th साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेडिशन है वो अंटार्कटिका में जाएगा। तो ये तो रिसर्च एक्सपेडिशंस है। अगर हम बात करें, जैसे हमने आर्कटिक की बात की थी कि आर्कटिक में इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम क्या था? उसका नाम हिमाद्री था। वैसे ही इंडिया ने अंटार्कटिका में भी रिसर्च स्टेशंस डेवलप किए हुए हैं जिनके 3 नाम हैं आपके, दक्षिण गंगोत्री, भारती एंड मैत्री। दक्षिण गंगोत्री, भारती एंड मैत्री आर द रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका एंड हिमाद्री जो है दैट इज इन द आर्कटिक ओशन। तो आपको ये चारों पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। और आपको इस वेसल का नाम ध्यान रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और ये कौन सा वहाँ वाला इंडियन ये जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेडिशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट नाम से क्लियर है, इस तरीके का दिखेगा कुछ ये कि भाई किसी भी वाटर वाले जो एरिया है उस पर ये सोलर पैनल्स जो है दे विल फ्लोट ओवर दैट रिवर। तो ये कहाँ बनाया गया है, न्यूज़ में क्यों था? सरकार ने अभी रिसेंटली बोला है कि भाई हम लोग एक फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं। कहाँ बनाने जा रहे हैं? ऑन दी ओमकारेश्वर डैम ऑन दी नर्मदा रिवर। ओमकारेश्वर डैम ऑन दी नर्मदा रिवर, और जिसको हम लोग 2022 तक शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली इसको धीरे धीरे शुरुआत के कगार पर ये आता चला जा रहा है। तो ये कहाँ है, किस रिवर के डैम पर है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट विल बिकम दी वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट। इसके बनने के बाद इसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की, दैट कैपेसिटी इज दी 600 मेगावाट। तो आपको इसकी कैपेसिटी भी ध्यान रखनी है। 600 मेगावाट इज दी कैपेसिटी, जितना ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि भाई इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, दैट इज पावर ग्रिड। काइंड ऑफ आपकी एक कमीशन है जिसके अंडर सारी की सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो जो फंडिंग है वो कौन दे रहा है? आपकी वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन दे रहा है इसके लिए। ठीक है, तो इंडिया में पावर ग्रिड लॉन्च कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड बैंक इज प्रोवाइडिंग द फंडिंग। क्या इसकी कैपेसिटी है और कहाँ पर ये बनेगा ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।